Assalamu alaikum and welcome to another episode of Beyond Business. I am your host Rahim and this show is powered by SCS and presented by Zeb FM Digitals. So today the person that we have on our board is one of the most important person. You guys might have used Telemart or you guys have heard of this platform once in your life. So we have none other than the CEO of Telemart, Hamza Rauf. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक. आप सुनाएं, आपका रमज़ान कैसा रहा, ईद कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह, nothing to complain about, all's well. Okay, good to hear. तो हमजा, like while I was just going through your profile, तो मुझे पता चला कि आप एक स्टूडेंट थे जब आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा. तो वो जर्नी कैसी थी कि मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करना और एक ई कॉमर्स का थोड़ा प्लेटफॉर्म बनाना? देखें, काफ़ी लोगों को जो है ना वो ये लगता है कि शायद अपनी पढ़ाई के दौरान सेकेंड ईयर के अंदर बिजनेस लॉन्च करना एक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट होगी, बहुत प्लान्ड एफर्ट होगी. तो ऐसा कुछ नहीं था. सो इट वाज बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस दैट आई वाज इन, माय फैमिली वाज इन एट द टाइम एंड दैट फोर्स्ड मी इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एट द टाइम. तो हुआ ये था कि मेरे फादर जो हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मोबाइल फ़ोन कैटेगरी इन पाकिस्तान. तो मोबाइल फ़ोन का जो बिज़नेस है उसके पायनियर्स में से मेरे फादर हैं. इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान to open Pakistan's first private mobile phone shop in 1992. तो उससे पहले जो टेलकोस थे उस ज़माने के, मोबिलिंक था, पाकटेल था, इंस्टाफोन था, उनकी जो फ्रेंचाइजेज होती थी वहाँ पर डिवाइसेस भी बिका करती थी, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन ही इटसेल्फ रिलेटिवली बहुत नया था पाकिस्तान में और दुनिया में. 1992 की बात करें आप. तो उन्होंने उस वक्त जो है वो टेलकोस की फ्रेंचाइज ली, उन फ्रेंचाइजेस को रन किया. एंड देन इन द ईयर 1992 ही वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश पाकिस्तान की पहली प्राइवेट मोबाइल फ़ोन की शॉप बाय द नेम ऑफ मोबाइल पॉइंट, जिसके ऊपर कॉन्सेप्ट ये था कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी अंडर वन रूफ. मोबाइल फ़ोन भी, कनेक्शन भी, स्क्रैच कार्ड्स भी, उस वक्त स्क्रैच कार्ड आते थे मोबाइल टॉपअप के लिए, और मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज भी, चार्जर भी, बैटरी उस वक्त अलग से आती थी, हैंड फ्री. तो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने लॉन्च किया 92 में. फिर वो एक दुकान से दो हुई, दो से तीन, चार, पाँच, छः. वो बढ़ते बढ़ते जब वो दुकानें बढ़ गई तो उनको समझ आया कि कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको हम एजुकेशनल या एकेडमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो वो प्रोडक्ट मार्केट फिट जब उनको दिखा तो उन्होंने फिर उस इनिशिएटिव को फॉर्मलाइज किया इन द ईयर 2000 एंड ही एस्टैब्लिश्ड पाकिस्तान्स लार्जेस्ट मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एट द टाइम, जिसका नाम यूनाइटेड मोबाइल्स था. अच्छा, यूनाइटेड मोबाइल्स. ही वाज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी, और वो उस वक्त नोकिया के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी थी वो कंपनी. तो वो 2000 से लेकर 2012 तक वो उस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ रहे. और फिर 2012 के अंदर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ दैट कंपनी ओवरनाइट. और वहां पर फिर हमें एक रियलिटी चेक मिला कि दुनिया किस तरह से फंक्शन करती है. तो हम उस वक्त अपने कंफर्ट जोन में जा चुके थे कि एक एस्टैब्लिश बिजनेस है, उसके ऊपर जाएंगे पहले दिन से और उसको टेक ओवर करेंगे, चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे. लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ 2012 के अंदर, तो उस वक्त मेरा पहला साल था. आई गॉट इनटू IB इन द ईयर 2012 फॉर माय BBA डिग्री. तो जब वो चीज़ मिली, रियलिटी चेक, तो हमने कहा चले अब कुछ तो करना पड़ेगा. एक फादर ने अपनी पूरी जिंदगी, ब्लड, स्वेट, टीयर्स, सारी चीज़ें लगाई उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए फ्रॉम स्क्रैच. सो नाउ इज़ द राइट टाइम दैट वी स्टेप अप एंड बिकम हिज शोल्डर्स, और हम जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें इसके अंदर. तो 2012 से 13 तक तो पूरा साल जो है बड़ा स्ट्रेस के अंदर, चीज़ों के अंदर, उनको मैनेज करने के अंदर, क्राइसिस मैनेजमेंट में गुजरा. कुछ करना था, क्या करें, कैसे करें. डाइनिंग टेबल के ऊपर मीटिंग्स होती थी. तो उस वक्त ना मेरा कोई एक्सपीरियंस था पास्ट, कहीं ना जॉब की हुई थी, ना कोई इंटर्नशिप की हुई थी, और मेरे भाई का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था. तो हमने कहा अगर कुछ भी करना है तो अपने फादर के एक्सपीरियंस के अराउंड करना चाहिए. दैट्स द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फेलिंग. तो उस वक्त हमने कहा कि चलें कुछ ट्राई करते हैं मोबाइल फ़ोन, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड. तो हमने पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन या रिटेल इंडस्ट्री को स्टडी किया, देखा, असेस किया, और जब इंडिया को भी देखा. फिर हमने कहा यार उस वक्त ई कॉमर्स बड़ा नया था पाकिस्तान में 2012-13 के अंदर. उस वक्त आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बता दूं कि 4G भी उस वक्त इंटरनेट पाकिस्तान में नहीं था. उस वक्त नहीं था. तो हमने जब ई कॉमर्स को देखा तो ई कॉमर्स एक बड़ी अच्छी प्रॉमिसिंग फील्ड हमें लगी कि यार इसको ग्लोबली भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत रिलेटिवली नया था, इतने प्लेयर्स नहीं थे, इतना कॉम्पिटिशन नहीं था. हमने एज ए रेफरेंस मार्केट इंडिया को देखा. तो इंडिया में उस वक्त फ्लिपकार्ट वाज डूइंग वंडर्स एंड इवन टुडे फ्लिपकार्ट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया. इंडिया में उस वक्त अमेजॉन भी आ चुका था. तो हमने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया, या जो सब कॉन्टिनेंट के साइकोग्राफिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, करेक्ट. तो वहाँ की भी जो ऑडियंसेस हैं, उनके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, वो स्केप्टिकल ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं, रिस्क अवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो हमने कहा कि अगर इंडिया में ये चीज़ पिकअप कर रही है तो उसका मतलब पाकिस्तान में भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा.
तो हमने कहा चलो ई कॉमर्स पर कुछ ट्राई करते हैं एज अ सेकेंडरी बिजनेस मॉडल। तो हमने 2013 के एंड से होलसेल तो शुरू कर दी थी ताकि हमारे पास कुछ एक स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम आना शुरू हो, और हमने होलसेल के साथ सोचा कि चले अब हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना के लॉन्च करते हैं एज अ ट्रायल। माइंड यू उस वक्त पाकिस्तान में ई कॉमर्स चूंकि इतनी नई फील्ड थी कि ई कॉमर्स की रिसोर्सेज भी नहीं थी कि जिनको पता होगा ई कॉमर्स होता क्या है। जिस तरह आज तो आपने कोई ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव हायर करना है, मैनेजर हायर करना है, तो आप एक लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं, आपको 10 लोग 100 लोग 1000 लोग मिल जाते हैं। उस वक्त तो लोग थे ही नहीं जो ई कॉमर्स को जानते हो। तो हमारी जो टीम थी इनिशियली 8-9 लोगों की, उसमें किसी एक को भी ई कॉमर्स का ई भी नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में कोई था ही नहीं, इंडस्ट्री बहुत इन्फेंसी स्टेजेस में थी, ना रिसोर्सेज थी। तो हमने ई कॉमर्स एज अ ट्रायल मॉडल स्टार्ट किया कि अगर चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो और साथ में होलसेल करते रहे जो कन्वेंशनल हमारा बिजनेस मॉडल था। तो ये स्टोरी थी कि टेलीमार्ट क्यों बना और IBA के सेकंड ईयर के अंदर क्यों मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गया। तो उसके पीछे ये स्टोरी थी या ये सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से हमने फौरन टेकअप किया अपने फादर को असिस्ट करने के लिए, कोशिश करने के लिए हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। और बिजनेस मॉडल में ई कॉमर्स कैसे ऐड हुआ उसका भी मैंने आपको एक प्रोसेस बताया। नाइस। तो मतलब आपने अपने फादर के रूट्स को रखते हुए चला कि यार अब बेस ये है, इसको लेते हुए हम आगे चलते हैं। तो दैट्स प्रीटी नाइस। बट आपका नाम टेलीमार्ट कहाँ से आया? क्योंकि टेलीमार्ट बहुत यूनिक नाम था। बिल्कुल। तो उस वक्त हमने ऑब्वियसली मल्टीपल नामों को कंसिडर किया, मोबाइल मार्ट भी, टेलीमार्ट भी। उस वक्त चूंकि हमारा फोन के साथ ज्यादा प्रॉक्सिमिटी थी तो हमने फोन्स को देखते हुए ये नाम रखा था। लेकिन अलॉन्ग द वे चूंकि हमें डाइवर्सिफाई करना था, सो व्हेन वी लॉन्च्ड टेलीमार्ट इनिशियली वी लॉन्च्ड इट विद 3 or 4 कैटेगरीज। इसमें मोबाइल एंड टैबलेट्स थे, मोबाइल एक्सेसरीज थी और मोबाइल से रिलेटेड गैजेट्स थे। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे गाइस प्लान्ड इट कि यार हमको डाइवर्सिफाई करना है इसमें। नहीं, पहले दिन से नहीं था। तो पहले जब हमने लॉन्च किया उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था ना आगे ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है, ई कॉमर्स चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो जब से नाम टेलीमार्ट है, एक्सपीरियंस भी नहीं था इतना। तो उस वक्त तो टेलीमार्ट का नाम इसलिए रखा था कि मोबाइल से रिलेटेड है, टेली मींस टेलीफोन और मार्ट, अ मार्ट वेयर यू कैन गेट योर फोन्स। और उस वक्त जब लॉन्च भी किया था तो चूंकि फादर के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज मोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा थी तो पहली कैटेगरीज भी मोबाइल, टैबलेट्स और मोबाइल रिलेटेड एसेसरीज थी। लेकिन अलॉन्ग द वे जब हम चीजें सीखते भी गए, समझते भी गए, मैच्योर भी हुआ, अब ये भी तो सोचा उस वक्त हम बच्चे थे, हमें खुद नहीं पता थी चीजें, एक्सपोजर नहीं था उस वक्त इतना। उस वक्त अभी जो आपके पास इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, मेंटोरिंग सेशंस हैं, पॉडकास्ट्स हैं, ये नेटवर्किंग इवेंट्स हैं, ये पहले कहाँ होते थे? 2012-13 में कुछ नहीं था। तो वहां पे उतना एक्सेसिबल चीजें नहीं होती थी कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए, गाइडेंस फोर्स मिल सके। तो वहां पर हमने इनिशियली 2-3 कैटेगरीज से लॉन्च किया, लेकिन हम जब आहिस्ता आहिस्ता समझते गए कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर आपने कैटेगरीज ऐड करनी है, तो जब हम कैटेगरीज ऐड करते गए, अप्लायंसेज में गए, टेक्नोलॉजी गेमिंग प्रोडक्ट्स में गए, IT प्रोडक्ट्स में गए, फैशन में गए, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी में, हेल्थ केयर, होम एंड लिविंग, ये सारी कैटेगरीज एक्सपैंड की। तो फिर हमने अपने टेलीमार्ट के नाम की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। हमने कहा कि टेलीमार्ट मीन्स अ मार्ट ऑन योर फोन। नाइस। तो इस तरह से हम इवॉल्व करते हैं। तो पहले जब हमने लॉन्च किया था मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं उसी वक्त क्या था कि हमने लॉन्च ये सोचते हुए किया था कि अ मार्ट ऑन योर फोन, लेकिन उस वक्त हमने फोन का सोचते हुए लॉन्च किया था। लेकिन ओवर द टाइम जब हमें और कैटेगरीज ऐड करनी थी तो हमने उस नाम की डेफिनेशन को चेंज किया। और ये कौन से ईयर में हुआ? ये आप समझे ऑब्वियसली 2016-17 के अराउंड जब हम एग्रेसिवली कैटेगरीज को ऐड कर रहे थे। तो हमने कहा कि टेलीमार्ट का मतलब ये नहीं है कि टेलीफोन्स की मार्ट है या मोबाइल फोन की मार्ट है, इट्स अ मार्ट ऑन योर फोन। और अच्छी बात ये थी विच वर्कड इन आवर फेवर कि मोबाइल कॉमर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था कि लोग मोबाइल एप्स और मोबाइल वेबसाइट्स और मोबाइल फर्स्ट की अप्रोच के ऊपर ई कॉमर्स कंपनीज जा भी रही थी। तो वहां पे भी वो चीज ने सेंस बनाया। नाइस। तो आपकी फैमिली का वैसे फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि आई थिंक सो यू बिलोंग टू मेमन फैमिली, राइट? तो मेमन का होता है ना कि यार पहला पढ़ी गिन या ई करी गिन, तो मतलब पहले पढ़ लो एंड दिस एंड दैट। तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन था? वहां पे तो फैमिली का ही ये रिएक्शन था कि भाई फौरन अब हम आए कि ये इंस्टेंस, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है और नाउ इज द टाइम दैट यू गाइस नीड टू स्टेप अप एंड कंट्रीब्यूट योर शेयर। तो वहां पर तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। इट वाज नॉट अ चॉइस दैट वी हैड कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है या नहीं जाना और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। वहां पे हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन थी कि हमें अब उसके ऊपर जाना है और फौरन कुछ ना कुछ क्रिएट करना है ताकि हम लोग अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू कर सकें। सही। तो अगर आपके पास अभी ऑप्शन होता है वापस से जाके चूज करने का, तो अगर आप एक जॉब के राउट के थ्रू जाते हैं या आप बोलते कि नहीं यार बिजनेस ही करना है? देखिए, अगर मेरे फादर का कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं होता उस वक्त जब मैं पढ़ाई कर रहा था फॉर एग्जांपल, और मेरा कोई फैमिली बिजनेस भी नहीं होता, तो फिर तो ऑब्वियसली आई वुड हैव टेकन द राउट कि मैं ग्रेजुएशन के बाद डिफरेंट कंपनीज में जॉब करता, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता कि व्हाट इज इट दैट आई लाइक डूइंग। क्योंकि लोग इसको भी जरा बहुत ज्यादा
मिसकंसीव करते हैं कि मैं जब ग्रेजुएट होऊंगा ना तो मुझे 100% पता होगा मुझे क्या करना है। ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। आप कुदरत के कामों में इंटरवीन नहीं कर सकते कि कोई एक टाइमलाइन आप सेट कर दें कि मुझे इस एज में पता चल जाए कि मैं किस काम के लिए बना हूं या क्या चीज है जिसके लिए मेरा जो है ना वो स्किल सेट वेल सूटेड है। तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। उसके लिए मैं एग्जांपल हमेशा ये देता हूं कि जब तक आप खाने की डिफरेंट कुजीन्स ट्राई नहीं करेंगे, आप कैसे फिगर आउट करेंगे मुझे कौन सा खाना पसंद है? मुझे देसी पसंद है, कॉन्टिनेंटल पसंद है, चाइनीज पसंद है, सुशी पसंद है, उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ता है। तो आप अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने करियर के अंदर किस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 साल के अंदर 100% गारंटीड आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज के लिए बना हूं। तो अक्सर औकात लोग इसलिए इनिशियली अगर आप जॉब हॉप करते भी हैं तो इट्स ओके, क्योंकि आप फिगर आउट कर रहे हैं कि मुझे पसंद क्या है। मुझे लग रहा था शायद मैं सेल्स में अच्छा हूं, लेकिन जब मैंने सेल्स की 1-2 जॉब्स की तो मुझे लगा कि मैं उसके लिए नहीं बना। या मुझे फाइनेंस अच्छा लग रहा था शायद पहले, लेकिन जब मैंने फाइनेंस की जॉब्स की तो समझ आया कि आई एम नॉट बिल्ट फॉर दिस। तो इसलिए मैं जॉब्स करता, अपने पहले इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता कि मुझे क्या काम करना पसंद है और किसके अंदर मेरा पैशन जो है वो अलाइन होता है। और जब वो मैं फिगर आउट कर लेता तो फिर मैं उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हासिल करता, और एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद जब मुझे लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास उसकी नॉलेज है, स्किल सेट है, उसके एक्सपीरियंस है, तो फिर मैं अपने बिजनेस की तरफ मूव करता आहिस्ता आहिस्ता। और वो इनिशिएटिव लेता कि आफ्टर गेनिंग decent amount of experience and finding a problem that I can solve. So entrepreneurship is one thing that you cannot force on yourself. बिल्कुल सही बात कि है। मैं इसलिए बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। आपका आइडिया क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आप बिजनेस किस चीज का करना चाहते हैं। Not doing business just for the sake of doing a business. या having that title on LinkedIn कि मुझे CEO बनना है ना। तो जब आप when the timing is right, when you think you have the right problem to solve, and when you think you have the right skill set and experience required to solve that problem, that is when you venture out into doing a business and not doing business just for the sake of doing business. ओके, सो मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हुए चलो। बिल्कुल। दैट्स लाइक प्रीटी बेसिक इन एंटरप्रेन्योरशिप। Yes. ओके, तो हमजा भाई आपने बिजनेस स्टार्ट करा, इट वेंट रियली वेल, आज टेलीमार्ट को हर कोई जानता है, बट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं तो खैर, मेरा तो थोड़ा सा समझ है रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप मुझे बताएं, जब आपने स्टार्ट करा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे इन द इनिशियल स्टेजेस। तो व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड हाउ डिड यू लाइक डेल्ट विद दैट प्रॉब्लम? बिल्कुल, देखें उस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ था। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ई कॉमर्स इटसेल्फ वाज अ नेसेंट इंडस्ट्री, वाज एन इंडस्ट्री जो कि अपने इन्फेंसी स्टेजेस में थी, इतना पॉपुलर नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, एक्सपीरियंस लोग नहीं थे, और ग्लोबली भी वो नया फिनोमिनन था। तो उसके चैलेंजेस अलग थे कि ई कॉमर्स जब कर रहे थे तो वो कैटेगरी ही इतनी नहीं थी कि वहां पर हर चीज़ हमें पता ही नहीं थी, कोई रेफरेंसेज नहीं थे इतना ज़्यादा। दूसरा, क्योंकि इकोसिस्टम डेवलप नहीं था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं, कोई मेंटोर्स नहीं, कोई आपके पास एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स नहीं, कोई नेटवर्किंग इवेंट्स नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई फ्री कोर्सेज नहीं, कोई इस तरह की यूट्यूब के ऊपर वीडियोस नहीं, कोई प्लेटफॉर्म इस तरह की नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसीलिए वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूनिवर्सिटीज़ हों, पॉडकास्ट्स हों या सेशंस हों, वहाँ पे मैं जाता हूँ और अपनी सारी चीज़ें खुलकर शेयर करता हूँ जो मैंने सीखा, ताकि लोग वो गलतियां ना दोहराएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर मैं अपना बिजनेस लॉन्च कर रहा होता तो शायद मैं और बहुत तेजी से ग्रो कर सकता था, और शायद मैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल, और मैं बहुत ज्यादा नुकसान बचा सकता था। लेकिन इन द हाइंडसाइट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, क्योंकि उस टाइमिंग का मुझे बेनिफिट भी मिला। जब मैंने जल्दी स्टार्ट किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली मूवर एडवांटेज भी हमें मिला, और वो एक लेगेसी डेवलप हुई, एक हमारी ट्रैक्शन डेवलप हुई, और हमने हर चीज गिर कर सीखी, हर चीज नुकसान करके सीखी। जबकि स्मार्टर तरीके होता है कि यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस एंड मिस्टेक्स। लेकिन उस वक्त चूंकि इंडस्ट्री नहीं थी, कैटेगरी नहीं थी, और इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ, तो हम किससे सीखते ई कॉमर्स? पाकिस्तान में इतनी मार्केट प्लेसेस डेवलप ही नहीं हुई थी, और जो हुई थी वो बिल्कुल इन्फेंसी स्टेजेस में थी, तो हम सब मिलकर सीख रहे थे। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए इनिशियली स्टार्टिंग आउट, कि देयर वर नो लोकल रेफरेंसेस टू लुक एट, नो रिसोर्सेज, नो मेंटोर्स, नो इकोसिस्टम दैट वाज देयर टू हेल्प अस, व्हिच इज अवेलेबल नाउ। सो सबसे बड़ी आप लोगों के लिए, आपकी जनरेशन के लिए एडवांटेज ये है कि आपके पास इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी एक्सेस है ईजी, जिससे आप लोग अपने सालों की मेहनत और जो गलतियां हैं वो बचा सकते हैं आसानी से। ओके, सो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि विद इन 50 सेकेंड्स अगर आप बताएं कि व्हाट इज टेलीमार्ट, तो अभी की टेलीमार्ट की डेफिनेशन क्या होगी? बिल्कुल। सो नाउ हाउ वी डिफाइन टेलीमार्ट इज, हम कहते हैं कि टेलीमार्ट इज एन ओमनी चैनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस विद अ फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हम चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बियॉन्ड भी एक्सपैंड कर चुके हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन और नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी हैं, तो इसलिए हम जो है वो
अपने आप को फोकस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का शो करते हैं, क्योंकि हमारी लेगेसी वहां पर है. दैट इज व्हाट पीपल नो अस फॉर, एंड पीपल आर फॉन्ड ऑफ बाइंग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम टेलीमार्ट. तो इसमें दो कीवर्ड्स हैं. एक ओमनी चैनल है कि हम ओमनी चैनल मार्केट प्लेस है, और हमारा फोकस जो है, फोकस कैटेगरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है. दैट इज हाउ वी डिफाइन टेलीमार्ट. तो आप ओमनी चैनल को प्लीज अगर हमारी ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर सकें. तो ओमनी चैनल का मतलब यह है कि टेलीमार्ट ऑनलाइन या ई कॉमर्स अपनी वेबसाइट के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर्स के ऊपर भी अवेलेबल है. तो एज वी स्पीक, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव अबाउट 35 ऑफलाइन स्टोर्स अक्रॉस 24 सिटीज इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द प्रोविंसेस. सिंध में भी स्टोर्स हैं, पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में, गिलगित बल्तिस्तान में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हमारी फ्रेंचाइजेस मौजूद हैं. ओके, सो लाइक इज इट ओन्ड बाय यू गाइस या ये कोई फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, क्या है? बिल्कुल. तो ये भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक एजाज़ है कि हम पाकिस्तान की पहली ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैं पाकिस्तान की जिसने अपना फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया. तो हम जब 2017-18 के अंदर थे, हमें 4-5 साल हो चुके थे लॉन्च किए हुए, तो हमारे सामने कुछ फिगर्स आए, और वो फिगर्स ये आए कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल रिटेल इकोनॉमी है, कि पाकिस्तान में जितना भी रिटेल का बिजनेस होता है उसमें से ई कॉमर्स जो है वो लेस देन 1% है. कि अगर 100 चीजें बिकती हैं तो 100 में से शायद एक चीज ऑनलाइन बिकती है, बाकी 99 चीजें कहाँ बिकती हैं? ऑफलाइन. तो हमने कहा कि असल कस्टमर बेस जो है वो तो ऑफलाइन खरीदारी कर रहा है. विच यू नो हु इन हिज सेन माइंड वुड थिंक कि मुझे मार्केट लीडर बनना है अपनी कैटेगरी में, लेकिन मैं ऐसे चैनल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर करूंगा जहां पे सिर्फ 1% कस्टमर है. हर बिजनेस कहते हैं कि गोल एक होता है कि मार्केट लीडर बनना है. ऐसा कोई बिजनेस भी ये नहीं कहेगा मुझे मार्केट लीडर नहीं बनना. तो मार्केट लीडर अगर आपने बनना है तो आपने तो उन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल रहना है जहां मैक्सिमम कस्टमर है, ताकि आप मार्केट पेनिट्रेट कर सकें. तो जब ये फिगर हमारे सामने आया कि आज भी 99% लोग खरीदारी ऑफलाइन करना पसंद करते हैं, तो हमने देखा कि हम सिर्फ ई कॉमर्स के अंदर मौजूद हैं, तो ऑफलाइन भी जाना चाहिए. और हमारी कैटेगरी के लिए तो ऑफलाइन और इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इट्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट. ट्रस्ट बिल्ड होता है. बिल्कुल हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, महंगी चीज है, एक यू नो टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन है, हाई वैल्यू डिसीजन है. तो इसलिए हमने ऑफलाइन जाने का इरादा किया 2017-18 में. लेकिन चूंकि हमारे पास कोई एक्सटर्नल कैपिटल, वीसी मनी या प्राइवेट इक्विटी फंडिंग नहीं थी जिसके ऊपर हम कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स खोल सकें और तेजी से खोल सकें, तो उसके लिए फिर हमने थोड़ा दिमाग जोड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का पहला फ्रेंचाइज प्रोग्राम जो टेलीमार्ट का था अपने हाथों से लिखा. पहले बहुत इमेच्योर था, बहुत गलतियां की, और बहुत इवॉल्व होते होते आज वो वहां पहुंचा है जहां पर हम है. तो ये इंसाइट थी कि पाकिस्तान में 99% लोग ऑफलाइन खरीदारी करते हैं, तो ऑफलाइन जाना है कुछ भी करके. सही है. और ऑफलाइन जाने के लिए कैपिटल अपने स्टोर्स का नहीं है, तो एफिशिएंट तरीका क्या है कि फ्रेंचाइज प्रोग्राम फिर बनाओ. और फ्रेंचाइज प्रोग्राम फिर हमने ऐसा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, और हमें 35+ फ्रेंचाइजीज मिले जिन्होंने हमारे नाम को, हमारे स्टोर्स को पूरे पाकिस्तान में फैलाया. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास आते हैं 2-3 क्वेश्चंस आते हैं. पहले तो एक फ्रेंचाइज मॉडल एक ऑनलाइन स्टोर खोल रहा है, तो आवाम का मतलब जो फ्रेंचाइजी आपके पास आ रहा है कि मुझे फ्रेंचाइज खरीदनी है, उसका ट्रस्ट कैसे लेकर आए आप लोग? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन. तो 2018 में जब फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2018, जब वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, सो हमने इसको लॉन्च किया, एक फॉर्म बनाया कि अप्लाई फॉर टेलीमार्ट फ्रेंचाइज. उस वक्त इतना लोग जानते भी नहीं थे, इतना ज़्यादा मॉडल भी डेवलप नहीं हुआ था. तो पहले जो 100 से 150 फॉर्म्स आए लोगों के, उन सारे लोगों को कॉल जो है वो मैंने खुद करी और उनसे बात करी, उनको पिच करा, उनके पेन पॉइंट समझे. दूसरा, हमारा जो फ्रेंचाइज प्रोग्राम है वो आइडियली हम प्रेफर करते हैं कि उन लोगों को दिया जाए जिनका ऑलरेडी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स या एसेसरीज का काम है, दुकान है. अच्छा, सही है. तो उनको हम कह रहे हैं कि आप अगर अपनी मोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, एसेसरीज की शॉप रन कर रहे हैं, तो आप अगर टेलीमार्ट की फ्रेंचाइज ले लेते हैं और उसको टेलीमार्ट की फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करते हैं, तो आप 10 गुना ज्यादा सेल और 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो डज इट रियली वर्क कि 10 गुना इनका बढ़ता है? अब कैसे? तो जब हमने इतना बड़ा क्लेम करा कि 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट और सेल आप कर सकते हैं, तो उसको बैक भी करना था. और बैक करने के लिए हमने क्या करा, हमने अपनी फ्रेंचाइजेस को उस तरह के फीचर्स और ऑफरिंग्स दी उनके कस्टमर्स के लिए जो कोई और दुकानदार कॉपी ही नहीं कर सकता और दे ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, माई ऑफलाइन स्टोर्स कैन सेल over 200,000 products across 25+ categories to their customers, which not a single dukandar can sell, because they are enabled to sell all the products that are listed on my website. तो मेरी वेबसाइट पे जितने प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, मेरी फ्रेंचाइजी उसको स्टॉक में रखे बगैर सब बेच सकते हैं. तो मेरी फ्रेंचाइजीज के स्टॉक में फोन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, एसेसरीज होती हैं, गैजेट्स होते हैं, कुछ आउटलेट्स पे हमारे अप्लायंसेस का स्टॉक भी होता है, लेकिन वो वर्चुअली हम एक स्मार्ट टीवी हर आउटलेट पे लगाते हैं, वो वर्चुअली
गर्मियों में जो है वो एयर कंडीशनर्स भी बेचते हैं, वो प्ले स्टेशंस भी बेचते हैं, वो एलईडीज भी बेचते हैं, वो हेल्थ केयर के आइटम्स भी बेचते हैं, वो होम एंड लिविंग के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। तो हमने उनके कैटलॉग को बढ़ा दिया। पहले वो उससे पहले सिर्फ इन्वेंट्री के आइटम बेच रहे थे, फिर हमने इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया। तो मेरी आउटलेट्स के ऊपर जैस कैश के 44 मिलियन यूजर्स, 4 करोड़ से ज्यादा जैस कैश वॉलेट होल्डर्स कैन वॉक अप टू माई ऑफलाइन स्टोर और माई ऑनलाइन स्टोर एंड बाय देयर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टॉलमेंट। वो इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। मेरी आउटलेट्स के ऊपर क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। मेरी आउटलेट्स जो है वो मुझसे जो स्टॉक बाय करते हैं वो क्रेडिट पे बाय कर सकते हैं। वो हमने पार्टनरशिप के थ्रू इनेबल किया कि वो हमसे इन्वेंट्री जो बाय करें वो क्रेडिट पे कर सकें। मेरी जो आउटलेट्स है वो अपने कस्टमर्स को मोबाइल टॉपअप्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, चालान की पेमेंट्स और डिजिटल वाउचर्स भी सेल कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक पार्टनरशिप की हुई है। मेरी जो आउटलेट्स है वो फूड पैंडा के ऊपर रजिस्टर्ड है। वो अपनी आउटलेट के प्रोडक्ट्स, अपनी इन्वेंट्री के प्रोडक्ट्स फूड पैंडा शॉप्स के थ्रू अपने कस्टमर्स तक डिलीवर करवा सकते हैं। और इस तरह की बेशुमार और ऑफरिंग्स और फीचर्स हैं। हाँ, हमारी आउटलेट पे कस्टमर जो फ्रेंचाइजी है वो हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ तकाफुल दे सकता है कि अगर आपने फोन लिया, लैपटॉप लिया, ईयरबड्स लिए, स्मार्ट वॉच लिया, कोई भी आइटम लिया, आपने उसके साथ तकाफुल ली और अगर खुदा ना खास्ता आपका प्रोडक्ट चोरी हो गया या डैमेज हो गया, आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। एंड वी हैव डन दैट इन पार्टनरशिप विद जुबली। तो उसमें इतनी जबरदस्त चीजें, रिपेयर का हम ऑप्शन देते हैं, रिपेयर सर्विसेज के थ्रू वो पैसे कमा रहे हैं, तकाफुल बेच के पैसे कमा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन से वो पैसे कमा रहे हैं, डेबिट कार्ड कस्टमर्स को भी वो इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग उनका एक्सपेंड कर दिया, क्रेडिट पे बाइंग करने का ऑप्शन उनको दे दिया, उनको मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है। तो इतनी बेशुमार क्या रहेगी, आप मुझे वो बता दें। तो दिस इज जस्ट हाफ ऑफ व्हाट वी ऑफर, क्योंकि वो इतनी लंबी डिस्कशन है कि वहां पर हम जो मजीद चीजें उनको ऑफर कर रहे हैं और इतनी चीजें पाइपलाइन में है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव एक था कि हम अपनी ब्रांड क्रेडिबिलिटी को कैश करवाते हुए ऐसी पार्टनरशिप्स लेकर आए जिनके जरिए हम अपने दुकानदारों को वो फीचर्स और ऑफर्स दें अपने कस्टमर्स को देने के लिए और खुद अवेल करने के लिए जो कोई और दूसरा दुकानदार कॉपी ही नहीं कर सकता। क्योंकि कंपेटिटिव एडवांटेज वो अच्छा होता है जो कॉपी ना हो सके। अगर ऐसा आपने कंपेटिटिव एडवांटेज या यूएसपी रखा है जो फॉरन कॉपी किया जा सकता है तो उसकी वर्थ नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि आपने फर्स्ट अपना कैसे बेचा आउटलेट, क्योंकि वो तो अभी तक वही का सवाल है। तो देखिए, फर्स्ट मैं आपको बताया कि जो पहली 100 से 150 कॉल्स पहले की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ मुझे हासिल है कि मैं प्राउडली लोगों को बताता हूँ कि पहली फ्रेंचाइज टेलीमार्ट की मैंने सेल की थी कॉल पे। वाह। तो काम करने से जो है ना वो कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। You were the CEO at that time, right? तो बहुत जरूरी है कि आप काम करने से ना शर्माएं, आप काम करने से ना घबराएं। और फील्ड पे होता है कि जब आप काम करते हैं ना तो पता चलता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये वर्ड हम यूज करते हैं ना, ऑन ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल सही बात है। तो आप ऑफिस में बैठ के सोचें कि assumptions की बेसिस पे शायद ऐसा होता है, तो जब तक आप अस्ती में रोल अप करके आप नहीं उतरेंगे कि यार होता क्या एक्चुअल में, तो आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने वो सारी चीजें खुद करी, देखा, समझा, उसको रिफाइन किया और पहली फ्रेंचाइज सेल करी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली फ्रेंचाइज हमारी कराची में सेल नहीं हुई, लाहौर में हुई। तो उससे और कॉन्फिडेंस मिला कि हम एक शहर में बैठ के कॉल के ऊपर किसी से बात करके उसको कन्विंस करके उससे 6 लाख रुपए की फ्रेंचाइजिंग फी लेकर हमने उसकी फ्रेंचाइज को लाइव भी किया। तो और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ते 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 हमारे पास ये नंबर आ गया और अब हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो उसको लुक आफ्टर करती है। सो लाइक व्हाट्स योर गोल विद फ्रेंचाइजिंग मॉडल कि यार मतलब इतनी फ्रेंचाइजेस करूंगा तो यार राहिम मैं समझता हूँ कि यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेस। देखिए, इसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर जहां पे 25 करोड़ की आबादी है वहां पर तो, और इस तरह की कैटेगरी में कि मोबाइल, एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टोर्स तो ऐसे हैं जो हर गली मोहल्ले में आपको नजर आते हैं। तो उसकी अपॉर्चुनिटी बड़ी है। तो यहाँ इस तरह के मुल्क के अंदर तो 1000 स्टोर्स भी कम है, सही है। तो 1000 स्टोर्स भी आपको हो तो कम है। लेकिन अभी हमारा एम्बिशन करंटली ये है कि हम लोग जो है वो 100+ स्टोर्स जो है वो अपने अगले 18 महीने के अंदर कर लें। जो हमारे भी 35 प्लस है उसको हम 100 के करीब लेकर जाएं। और उसके लिए हमने एक और चीज अभी ये करी रिसेंटली, बिकॉज वी आर एक्सट्रीमली बिग ऑन पार्टनरशिप्स, कि जो काम हमें नहीं आता उसके लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। तो वी हैव रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फिनटेक कंपनी जो हमारी फ्रेंचाइजिंग फी को इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर रही है। तो हमारी फ्रेंचाइजिंग फी जो इस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान की सबसे कम प्राइस वाली फ्रेंचाइजिंग फी है जो कि सिर्फ 8 लाख रुपए है, तो उसको भी हमने इंस्टॉलमेंट के अंदर कन्वर्ट करवाया है एक फिनटेक के थ्रू, जिससे हम अपनी फ्रेंचाइजेस को लॉक करने की पेस को बढ़ा सके व्हाइल सॉल्विंग फॉर अफोर्डेबिलिटी। सो ये 8 लाख रुपए जो आपने फिगर मेंशन किया, इज इट फॉर जस्ट द नेम या आप पूरा क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें। तो 8 लाख रुपए के अंदर हम उनकी आउटलेट की पूरी जो ब्रांडिंग है वो करके देते हैं। एक पूरा ऑनबोर्डिंग पैक है जिसके अंदर हम उनको स्मार्ट टीवी है, बिल बुक्स है, शॉपर्स है, मर्चेंडाइज है, वो फराहम करते हैं। उसके बाद उनकी मार्केटिंग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर की जाती है, उनकी विजिटिंग कार्ड और इस तरह की बेशुमार और चीजें हैं जो ऑनबोर्डिंग पैक में शामिल होती है। और उसके बाद फिर उनकी जो सारे फीचर्स हैं, जो सारी हम ये ऑफरिंग्स उनके लिए इनेबल करते हैं, वो सबसे बड़ा। देखो उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ।
कि आज से पहले ब्रांडिंग तो हर दुकान पे हो रही है, सैमसंग की, ओप्पो की, हायर की, डॉलर्स की, तो ये मार्केट इसी तरह चल रही थी, लेकिन वो उसके अलावा और कुछ नहीं देते। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको ये जाहिरी चीजों से बेनिफिट नहीं मिलता, हम आपको जो मेन बेनिफिट दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आपके कारोबार को बेनिफिट मिले, और उसके लिए फीचर्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा पूरा आपको बिजनेस बिल्ड करके देंगे। ओके, तो अभी जो आप बोले 100+ आउटलेट्स पे आप लोग को जाना है, तो उसके लिए अभी क्या फिगर है? पहले तो आपने बोला कि 99% 1% का फिगर था व्हेन यू वर जस्ट सेलिंग योर फर्स्ट फ्रेंचाइज, तो अभी इस चीज का क्या फिगर है कि आप बोल रहे हैं कि यार 100+ आउटलेट्स पे? अभी भी अगर आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर भी सोच लेना तो भी पाकिस्तान में लेस देन 2% है ई कॉमर्स, एंड दिस इज आफ्टर कोविड, कि जब डिजिटल बिजनेसेस को इतना बूस्ट मिला, एंड दिस इज आफ्टर कंपनीज लाइक फूड पैंडा एंड अदर कंपनीज हैव इन्वेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन क्रिएटिंग द मार्केट। तो इसलिए ऑफलाइन इज देयर टू स्टे, लेकिन हाँ, कन्वेंशनल ऑफलाइन अगर आप रखेंगे, उसमें डिजिटल एलिमेंट नहीं डालेंगे, उसको इनोवेट नहीं करेंगे, तो फिर आप डाई डाउन करेंगे। लेकिन ऑफलाइन इज अ रियलिटी, एंड ये आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में कि जितने भी B2C ब्रांड्स हैं वो सब ओमनी चैनल पे जा रहे हैं। शार्क टैंक बहुत ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में, इंडिया वाला भी, तो वहां पे आप जितने कंज्यूमर ब्रांड्स देखते हैं, बोट, लेंसकार्ट, शुगर, इन सब के ऑफलाइन स्टोर्स हैं, और ये सब रिसेंटली कुछ सालों पहले ऑफलाइन गए, और ये सब ऑफलाइन से बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव कर रहे हैं। तो ऑफलाइन इज अ रियलिटी, एंड द होल वर्ल्ड इज नाउ एक्सेप्टिंग इट दैट इफ यू आर अ B2C ब्रांड और अ D2C ब्रांड, यू हैव टू हैव योर ऑफलाइन प्रेजेंस टू मेक श्योर दैट यू नो गेन एक्सेस टू दैट मार्केट एंड आप मार्केट लीडरशिप पोजीशन पे जा सके। सही है। टू माय अनदर क्वेश्चन कि यार आपके टेलीमार्ट है, टेलीमार्ट को देखते हुए कुछ आपके कंपेटिटर्स भी होंगे, तो आपके कौन से ऐसे कंपेटिटर्स हैं जिनसे आपको लगता है कि यार इट कैन बी अ थ्रेट टू टेलीमार्ट इन द फ्यूचर? देखें, हम जो प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे हैं, मार्केट प्लेसेस जो प्रोडक्ट सेल करती हैं वो होमोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं, और होमोजेनस प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि वी आर नॉट सेलिंग एनी यूनिक प्रोडक्ट जो सिर्फ हमारे पास है या हमारी अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट है। सही बात है। और जब आप इस तरह की कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं तो मेरा कंपेटिटर हर वो दुकानदार भी है जो सदर में है, कराची में है, हफीज सेंटर में है, लाहौर में, वो भी मेरा कंपेटिटर है, और ऑनलाइन के अंदर हर वेबसाइट जो ये प्रोडक्ट सेल कर रही है वो मेरा कंपटीशन है। तो इसीलिए हम हर किसी को कंपटीशन कंसिडर करते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को सेल करता है, एंड वी डोंट वांट टू डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स ओनली ऑन प्राइसिंग, कि हमसे इसलिए खरीदें क्योंकि हम सस्ता देंगे, क्योंकि वो एक सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। और ग्लोबली भी आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछेंगे या किसी भी इंडिविजुअल से पूछेंगे तो वो ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप प्राइस वॉर करें या आप अपनी यूएसपी इस चीज को बना लें कि हम सबसे सस्ता बेचेंगे, क्योंकि वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है और वो प्राइस वॉर के ऊपर लेकर जाता है चीजों को। तो हम इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट ऑफरिंग्स लेके आते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। वी आर ओमनी चैनल, और कंपेटिटर्स आर नॉट। वी आर डूइंग डेबिट कार्ड इंस्टॉलमेंट्स, आवर कंपेटिटर्स आर नॉट डूइंग दैट। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपके सब है जो ओमनी चैनल कर रहे हो या जो इंस्टॉलमेंट ऑफर कर रहे हो। मार्केट प्लेसेस में कोई मार्केट प्लेस ओमनी चैनल नहीं कर रही कॉमर्स के अंदर। बस यू गाइस आर ओनली वन ऑन दैट पार्ट। नाइस। और आपका मतलब देखिए, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस आपका कोई एक ऐसा मार्केटिंग मूव जिसका बोलते हैं यार दिस वाज माय स्मार्टेस्ट मार्केटिंग मूव और इससे मेरा रेवेन्यू यार बहुत ऊपर चला गया? ठीक है, एक इंस्टेंस अगर आप कहेंगे तो मार्केटिंग मूव से ज्यादा वो एक हमारी ऑफरिंग थी, वो बार्गेन का ऑप्शन था। तो हमने वी वर द फर्स्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान या ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान जिसने बार्गेन का फीचर लॉन्च किया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह वी वर द फर्स्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान जिसने तकाफुल या इस्लामिक इंश्योरेंस लॉन्च की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे अक्रॉस पाकिस्तान। तो इसमें जो बार्गेन का फीचर था उसके पीछे इंसाइट ये थी कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स में आप कभी भी इंश्योर नहीं कर सकते कि हर वक्त हर प्रोडक्ट पे आपकी प्राइस सबसे सस्ती होगी या कंपेटिटिव होगी। तो वो एक चैलेंज हमें आ रहा था, तो उसको हमने इस तरह से फॉर्मलाइज किया कि अगर किसी भी पाकिस्तानी ऑनलाइन शॉपर को किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हमारी वेबसाइट से ज्यादा सस्ती किसी और वेबसाइट पे मिलती है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, फोन हो, लैपटॉप हो, अप्लायंस हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, तो आप टेलीमार्ट पे आकर हमारे बार्गेन फीचर को इस्तेमाल करें और हम आपको उससे भी सस्ती प्राइस ऑफर करेंगे विद इन 24 आवर्स। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग मूव था कि जब हमने उसको लॉन्च किया तो हमें बहुत ज्यादा अच्छी क्वेरीज कंज्यूमर्स की मिली और वो आज तक टिल डेट कंज्यूमर ये फीचर जो है वो यूज करते हैं बार्गेन का। और उसमें हमारे लिए डबल वैमी है, दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि हमें कस्टमर मिल जाता है, सही है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हमें ये हाईलाइट हो जाता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हमारी प्राइसेस कंपेटिटिव नहीं है, तो हम फौरन उन प्राइसेस को करेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक फीचर है जिससे टिल डेट हम बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहे हैं और कंज्यूमर्स को भी फायदा मिलता है कि वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी प्रोडक्ट के लिए लोवेस्ट प्राइस गारंटीड हमारे इस फीचर को हासिल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपने बात करी बार्गेन की ऑप्शन की, तो उसमें आप लोग की टीम उनको रीच आउट करती होगी डेफिनेटली, राइट? कि हाँ यार बार्गेन का फॉर्म फिल करा, तो फिर आप लोग की टीम से बात हुई एंड देन
You guys पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है कि कंज्यूमर हमारे किसी भी प्रोडक्ट पेज पर जाता है वेबसाइट सही के, है। हर प्रोडक्ट पेज के ऊपर एक बार्गेन का बटन है। तो जिस भी प्रोडक्ट के लिए आपने बार्गेन करना है, आप उस प्रोडक्ट पेज पे जाके बार्गेन के बटन पे क्लिक करेंगे। वो बेसिक 2-3 डिटेल्स आपसे पूछता है कि वेबसाइट का आप लिंक भेजते हैं जहां पे आपको प्राइस दिखी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दें। हमारी टीम उस बैकएंड के ऊपर उस क्लेम को वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद हम कंज्यूमर को एक कूपन कोड प्राइस बीटिंग का बना के देते थे, जिसको वो इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट पे लोवेस्ट प्राइस हासिल कर सकता है। चलो, तो हमजा भाई मतलब आप लोग वन ऑफ द मार्केट लीडर्स हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्योंकि ई कॉमर्स में स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट्स कस्टमर का ट्रस्ट। तो उसके लिए टेलीमार्ट ने क्या करा हुआ था? देखिए, हमारा जो ओमनी चैनल जाने का डिसीजन था वो उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स थे। एक एलिमेंट ये था कि मेजॉरिटी कंज्यूमर्स ऑफलाइन है, इसलिए ऑफलाइन जा रहे हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ट्रस्ट बिल्डिंग का था कि पाकिस्तान हो या दुनिया के कोई भी मुल्क हो, कंज्यूमर्स जो है ना वो ऑनलाइन से ज्यादा जो फिजिकल बिजनेसेस होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं कि यार उनकी फिजिकल प्रेजेंस है, इनका स्टोर है। तो अगर एक वेबसाइट पे 10 मिलियन का भी ट्रैफिक होगा ना, लेकिन एक दूसरा ब्रांड जिसके 4 स्टोर्स हैं, तो कंज्यूमर स्टोर को ज्यादा ट्रस्ट करता है क्योंकि वो चीज वो देख सकता है। तो इसलिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट डेफिसिट को ई कॉमर्स के अंदर पाकिस्तान में कॉम्पनसेट करने के लिए हम ऑफलाइन गए, ताकि कंज्यूमर्स ऑनलाइन शॉपिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो वो हमारे ऑफलाइन स्टोर से जाके हमारी वेबसाइट का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर उनको टीवी भी चाहिए है, एयर कंडीशनर भी चाहिए है, या कोई भी फैशन के प्रोडक्ट भी चाहिए, तो हमारी फ्रेंचाइजीज जिस तरह मैंने आपको बताया वो इनेबल्ड है कि वो वेबसाइट का कोई भी प्रोडक्ट्स कस्टमर को उनके सामने हैंड ओवर कर सकते हैं, पिकअप का ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा, ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए फिर हमने अपनी पॉलिसीज डेवलप करी कि हम लोग जो है वो रेप्लिका या फेक प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते। तो हमारे पास बहुत ज्यादा सेलर्स आते हैं, अप्लाई करते हैं कि नाइकी का लोगो जो है वो उल्टा होगा, आप ले लें लेकिन नाइकी का लोगो उल्टा है, या आप एडिडास की जगह जो है वो एबीबास रख लें, आप बेचने से रीबॉक को वीबॉक कर देते हैं। तो हमने वो चीज पहले दिन से रखी कि हम जो है वो रेप्लिका और इस तरह की चीजें, परफ्यूम्स या घड़ियां इस तरह के नहीं बेचेंगे, ताकि वहां पर भी ट्रस्ट डेवलप हो। फिर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस और कंप्लेंट मैनेजमेंट के लिए हमने सारी पॉलिसीज डिफाइन की हमारी वेबसाइट पे, वो सब चीजें पब्लिकली कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। उसके बाद हमने एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे कस्टमर्स हमारे टिकटिंग पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट्स और टिकट्स रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो हमने ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए कंज्यूमर्स के लिए करी हैं। सही है। और हमजा भाई मतलब आपने भी खैर उस ब्रांड का नाम सुना ही होगा, नदन टीमू, कि टीमू 1.5 साल पहले आई थिंक सो पाकिस्तान में आया और आज पूरी पाकिस्तान की मार्केट को, ई कॉमर्स मार्केट को उसने डिस्टर्ब करा हुआ है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि यार कैसे हुआ ये? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर है वो टेमू है पाकिस्तान में, बाय नंबर ऑफ पार्सल्स। तो इस वक्त डेली के 1.5 लाख पार्सल्स पाकिस्तान में टेमू डिलीवर कर रहा है। तो और वो जो डिलीवर कर रहा है वो अपने तमाम पार्सल्स को सब्सिडाइज कर रहा है। जिस तरह आपने देखा कि वो अपने कैपिटल में से, मार्केटिंग बजट्स में से या इन्वेस्टमेंट में से चाइना से पाकिस्तान डिलीवरी नेग्लिजिबल कोरियर चार्जेस पे कर रहा है। मतलब जितने कोरियर चार्जेस टेमू चार्ज कर रहा है कंज्यूमर से, उससे ज्यादा हम चार्ज करते हैं कराची से लाहौर पार्सल भिजवाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई सब्सिडीज मौजूद नहीं है, ना वो सस्टेनेबल मॉडल है। तो ये चीज पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री, लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और उससे हम बहुत ज्यादा जो प्लेयर्स हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि चाइना से, एक दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में प्रोडक्ट भिजवाना ज्यादा चीप है बजाय इसके कि हम जो लोकल कोरियर चार्जेस पे करते हैं। दैट्स वन। दूसरा ये कि टेमू 1.5 से 2 साल पुरानी कंपनी है और हर इंसान कहता है कि 1.5 से 2 साल में इस कंपनी ने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है ग्लोबली, नॉट ओनली पाकिस्तान, और इतने जबरदस्त नंबर्स कर रहे हैं और इतनी अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं। तो उसकी तो बहुत ही बड़ी अच्छी सक्सेसफुल केस स्टडी है। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो मैं बता देता हूँ कि टेमू इतना तेजी से, इतना ज्यादा ग्रो कैसे करा। उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लास्ट ईयर अलोन टेमू हैज स्पेंट over $1 billion in मार्केटिंग। तो पिछले 1 साल में टेमू ने $1 अरब से ज्यादा की मार्केटिंग की है। तो अगर आज मैं आपको $1 अरब दूंगा तो क्या आप 5 अरब की, 10 अरब की डॉलर्स की सेल नहीं कर सकते? इतना तो बहुत इजी है। तो ये उसके पीछे की लॉजिक है कि उनके पास पैसा इतना अवेलेबल है कि वो पैसा फेंक तमाशा देख। तो वो कोरियर चार्ज भी सब्सिडाइज कर रहे हैं, वो ऑफर्स भी दे रहे हैं, वो बाय वन गेट वन बंडल्स, सब्सिडाइज कम प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, लॉस के ऊपर भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो टेमू के पीछे की लॉजिक ये है कि वो 2 साल पुरानी कंपनी तो है, लेकिन जब आप $1 अरब का मार्केटिंग स्पेंड करेंगे तो ऑब्वियसली आप इतना ही तेजी से ग्रो करेंगे जितना तेजी से टेमू ने ग्रो किया है। तो लाइक आपका एक क्या पर्सपेक्टिव है, आर दे प्रॉफिटेबल और नॉट? क्योंकि अगर देखें $1 बिलियन एक दफा डाल देंगे, 2 दफा डाल देंगे,
लेकिन कितना टाइम वो लोग उसको सस्टेन कर पाएंगे? वो बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल अलग है ना। अलीबाबा की भी जो मार्केट प्लेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, सही है। जितनी और अमेजोन की जो मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस प्रॉफिटेबल नहीं है। अमेजोन के जो बाकी बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है, फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। इस तरह जो बाकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस है ग्लोबली जो इस स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट को नहीं देख रहे होते, वो ग्रोथ को देख रहे होते हैं। और उनका बहुत एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। उनके पीछे बैकिंग वीसी फंड्स की, इन्वेस्टर्स की, जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं वो बड़े सॉलिड लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं कि अभी हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें मार्केट कैप्चर करनी है और उसके बाद फिर हम या तो आईपीओ कर लेंगे, आईपीओ से एग्जिट लेंगे, या हम किसी और बड़े प्लेयर को उसको सेल ऑफ करके पैसे बनाएंगे, या हम इवेंचुअली सारे कंपटीशन को खत्म कर देंगे ये एग्रेसिव अप्रोच के साथ, एंड फिर हम जो है वो पैसे कमाएंगे या पैसे बनाएंगे। नाइस। तो देखिए टेमू आया, टेमू ने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली। आपका क्या बोलना है कि देखिए अगर फंडिंग की बात करें, दराज के पास अलीबाबा था एक टाइम पे, तो आपका क्या मानना है कि दराज अभी भी मतलब इतना क्यों नहीं ग्रो कर पाया जितना टेमू आते ही कर गया? देखो उस पर मैं ज्यादा कमेंट तो नहीं कर सकूंगा बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ दराज। लेकिन टेमू का मैंने आपको देखिए प्राइमरी डिफरेंस बताया ना कि जो मार्केटिंग बजट टेमू का है वो अलीबाबा का इस वक्त पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, और वो सेंसिबल भी नहीं है। तो अगर आप किसी भी बिजनेस प्रोफेशनल से पूछेंगे या एंटरप्रेन्योर से भी पूछेंगे कि आप अपनी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे $1 बिलियन का बजट लगाएं और उसको इतना तेजी से ग्रो करें, तो वो सस्टेनेबल नहीं है ना। तो जो बिजनेस के फंडामेंटल्स होते हैं उसके अगेंस्ट ये चीज जाती है। बिल्कुल तो वो पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर अगर आप $1 बिलियन मार्केटिंग पे लगाएंगे, यहाँ के लोकल प्लेयर्स या दूसरे प्लेयर्स भी, रीजनल प्लेयर्स, $1 बिलियन अलोन इन पाकिस्तान? नहीं, वो ग्लोबल है। हाँ। लेकिन बताने का मकसद है कि आपने जिस प्लेयर का नाम लिया दराज का, तो वो ऑब्वियसली टेमू की ग्रोथ को कैसे मैच करेंगे अगर वो टेमू जितना मार्केटिंग स्पेंड नहीं कर रहे। तो वो एक एलिमेंट है कि टेमू की ग्रोथ के पीछे कि एक तो मार्केटिंग के अंदर इतना हैवी स्पेंडिंग, दूसरी इतनी हैवी स्पेंडिंग प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को सब्सिडाइज करने में और कोरियर चार्जेस को, लॉजिस्टिक्स को सब्सिडाइज करने में। अभी आप अगर किसी इंडिपेंडेंट लॉजिस्टिक्स कंपनी से रेट लेंगे ना कि मुझे चाइना से एक प्रोडक्ट पाकिस्तान ऑफिशियली पहुंचानी है, तो वो आपको शायद 2000 या 3000 की प्राइस या 4000 की प्राइस कोट करें। बिल्कुल सही बात है। और यही प्रोडक्ट चाइना से पाकिस्तान आ रहा है 40 रुपए के डिलीवरी चार्जेस पे, 50 रुपए के डिलीवरी चार्जेस पे, और आपने थोड़ी सी भी हायर ऑर्डर की वैल्यू करी टेमू के ऊपर, तो आपकी डिलीवरी क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। तो ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि उसको वो सब्सिडाइज कर रहे हैं अपने बजट्स के थ्रू, अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। सही है। तो देखिए हमजा भाई, जैसे आप एक बिजनेस को बिल्ड करते जाते हैं, आपका एक मार्केट में नाम हो जाता है, तो आपके कुछ बिजनेस एनिमीज भी बन जाते हैं। तो आपके कोई बिजनेस एनिमीज दैट यू फील लाइक कि हाँ यार करते रहते हैं वो लोग? ठीक है, दैट्स नेचुरल, और ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो बिजनेस के अलावा आपकी सोशल लाइफ के अंदर भी ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसानी फितरत है कि इस तरह की जब चीजें होती हैं तो आपके पीछे बहुत ज्यादा लोग पड़ते हैं। लेकिन दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो उसमें हमारी बस अप्रोच ये होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस रखें और अपनी इंटेंशन को सही रखें, अपनी एफर्ट जो है वो 200% दें, और इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर फोकस ना करें, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ हो, आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इस तरह की चीजों को जो है वो फोकस से हटाना होता है, उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होता है, और अपने काम के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर, अपने विजन के ऊपर आपने फोकस करना होता है। Nice. और मतलब देखिए बहुत सारे बच्चे, मतलब हम लोग की ज़्यादा एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है, हमारे पास भी आ रहे होते हैं कि यार हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ये करना है। तो व्हाट्स लाइक वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू फील लाइक कि यार हाँ ये मैं बच्चों को दूंगा, या दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू गेट स्टार्टेड विद द बिजनेस? देखिए ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है पिछले 2-3 सालों में। आपने जितने ई कॉमर्स के, शॉपिफाई के और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बिकते हुए देखे हैं, वो इससे पहले हमने नहीं देखे कि हर इंसान बंदा उठ के कोर्स बना रहा है। कोई ऑडी दिखा के कोर्स बेच रहा है, कोई मेंशन दिखा के कोर्स बेच रहा है, आप किसको डायरेक्ट टारगेट करना चाह रहे हैं, ड्रैगन दिखा के कोर्सेज बेच रहा है, कोई जो है वो कुछ और दिखा के बेच रहा है। तो ई कॉमर्स का इतना ज्यादा अवेयरनेस है, जिसकी एक अच्छी बात भी है कि लोगों का रुझान डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, शॉपिफाई, ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर बढ़ा है। अब जब ये रुझान टेलीमार्ट ने देखा तो हमने अपना एक रीसेलर प्रोग्राम लॉन्च किया। अच्छा। क्योंकि हमने सबसे बड़ा इशू ये देखा कि जिसको भी ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है, चाहे वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू बेचते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, या वो अपनी शॉपिफाई स्टोर्स के थ्रू सेल करते हैं, या वो अपनी दुकानें फिजिकल हैं उसके थ्रू सेल करते हैं, कोई भी और उनके पास टूल है जहां पे वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रोडक्ट क्या बेचें और वो प्रोडक्ट मिलेगा कहां से। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैविंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस। फिर आप मार्केटिंग करते हैं, एड चलाते हैं, तो ऑर्डर आपके पास आना स्टार्ट होते हैं, फिर फुलफिलमेंट आती है। तो हमने वो सप्लाई वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और हमने कहा कि टेलीमार्ट के जो 11 साल का तजर्बा है, हमारे पास जो 2 लाख प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 10,000 से ज्यादा सेलर्स हैं, 5,000 से ज्यादा ब्रांड्स हैं,
आप अगर टेलीमार्ट के रीसेलर प्रोग्राम में साइन अप करते हैं, जिसकी फीस हमने सिर्फ 500 रुपए रखी है, और वो वन टाइम फीस है, वो भी सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए, कि आपने एक दफा सिर्फ 500 रुपए देने हैं, एक दफा, और आप उसके बाद हमारे रीसेलर बन जाते हैं। और रीसेलर बनने के बाद आप टेलीमार्ट की वेबसाइट का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो एक ही क्वांटिटी में आप क्यों ना खरीदें, आप होलसेल प्राइस पर हमसे खरीद सकते हैं। सही है। और आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी है, आपके कस्टमर्स को अक्रॉस पाकिस्तान टेलीमार्ट वो प्रोडक्ट डिलीवर करके व्हाइट लेबल कर देगा। बिल्कुल। तो ये हमने ऑप्शन बनाया कि आप रीसेलर प्रोग्राम में साइन अप करें एंड यू गेट एक्सेस हमारे 2 लाख प्रोडक्ट्स होलसेल प्राइसेस पे, चाहे आप एक क्वांटिटी खरीदें, 50 क्वांटिटी खरीदें, डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस पाकिस्तान। और इसके साथ साथ हम आपकी एजुकेशन पे भी काम करते हैं। तो हम आपको मार्केटिंग के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना है, उनकी वीडियोस, प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, सीजनैलिटी फैक्टर क्या है, किन आइटम्स में मार्जिन अच्छे हैं, कौन से आइटम ऐसे हैं जो टॉप ट्रेंडिंग हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम अपने रीसेलर्स को पास ऑन करते हैं, ताकि वो अपने इंडिविजुअल ई कॉमर्स बिजनेसेस को स्मूथली रन कर सकें और उनको इस हैसल से ना गुजरना पड़े कि वो स्ट्रगल करें और प्राइसेस और सप्लायर्स के साथ। तो आपने जैसे बताया आप लोग का रीसेलर प्रोग्राम है, तो फर्स्टली दैट्स रियली नाइस इनिशिएटिव फ्रॉम यू गाइस। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि चाइना से भी माल आ रहा होता है, हर जगह से आ रहा होता है, तो हाउ डू यू गाइस मेक श्योर कि जो आप लोग एक रीसेलर है उसको एक कंपैरेटिव प्राइस में वो चीज मिल रही है, ताकि वो मार्केट में जाके जो दूसरे लोग हैं उनसे कम्पीट कर सके? बिल्कुल। देखिए, वी आर सॉल्विंग फॉर मल्टीपल थिंग्स फॉर अ रीसेलर। हर रीसेलर के पास ये एक्सेस नहीं है कि वो चाइना से आइटम मंगवाए। बिल्कुल सही। दूसरा, फिर वो पैसे इन्वेस्ट करे, वो अपना कैपिटल टाई अप करे। फिर हर रीसेलर कराची जैसे बड़े शहर में नहीं है जहाँ पे अच्छे अच्छे होलसेलर्स और अच्छी वैरायटी और अच्छी प्राइसिंग अवेलेबल हो। फिर हर रीसेलर पूरी मार्केट में जाके इतने सप्लायर से मिल नहीं सकता। फिर सप्लायर्स के पास अगर वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं तो वो सप्लायर उनको प्राइसिंग नहीं देते हैं। वो कहते हैं आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 पीस लेंगे तो हम आपको रेट देंगे। फिर अगर सप्लायर मिल भी जाता है तो उससे आफ्टर सेल सर्विस और सपोर्ट नहीं मिलता, कि अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई कंप्लेन आती है तो वो सप्लायर रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करता, वो सप्लायर रिप्लेसमेंट ऑफर नहीं करता। तो हम ये तमाम चीजों के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको घर बैठे वन स्टॉप सोल्यूशन मिल गया फॉर योर सप्लायर, कि आपको हर प्रोडक्ट टेलीमार्ट की अम्ब्रेला के अंदर मिल जाएगा इस विद एफिशिएंट सर्विस। हम रीसेलर्स के तमाम ऑर्डर्स 24 आवर्स के अंदर शिप कर देते हैं। हम उनको प्राइसेस के अंदर भी बार्गेन का ऑप्शन देते हैं। तो अगर उनको कोई प्रोडक्ट हमसे सस्ता किसी और होलसेलर से मिला है तो हम उसमें भी उनको प्राइस बीट करके उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं जहां पे वो बीट करे दूसरे सप्लायर्स को। उसके बाद फिर हम लोग उनको जो मार्केटिंग है, इस तरह का मटेरियल है, एजुकेशन है, उनकी हैंड होल्डिंग है, उनको अगर टीसीएस में अकाउंट खुलवाना है, लेपर्ड्स में, कोरियर में, हम उसमें हेल्प करते हैं। उनको अगर अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वहां पर हमारी पार्टनरशिप्स है कि हम उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स का आइडिया देते हैं जहां पे वो बगैर किसी कोडिंग के आसानी के साथ एक नेग्लिजिबल कॉस्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट भी चला सकते हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं रीसेलर्स का, कि वो पूरे पाकिस्तान में छोटे से छोटे शहर या बड़े से बड़े शहर में हो, उनको प्रोडक्ट कौन सी सोर्स करनी है, किस होलसेल प्राइस पर देनी है, डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उनको एजुकेट और ट्रेन करना है, उनको मार्केटिंग के अंदर हेल्प करनी है, वो तमाम तर चीजें हम उनको फराहम करते हैं। नाइस। हमजा भाई, मुझे एक ये होता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट आपने काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को डाउन द लाइन देखा होगा। माशाल्लाह 11-12 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कौन सी एक ऐसी चीज़ है तो जो ज़्यादातर फाउंडर्स हैं गलत कर जाते हैं? ज़्यादातर फाउंडर्स गलत कर जाते हैं, दे डोंट लर्न क्विकली फ्रॉम देयर फेलियर्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें, मैं कहीं पे एक मिसाल पढ़ा था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मिस्टर बीस्ट जो है उसने 445 वीडियोज़ अपलोड की थी, उसके बाद जाके वो पहली वीडियो वायरल हुई। 450 वीडियोज़। इसी तरह से माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल का लेजेंड है, माइकल जॉर्डन अपनी हाई स्कूल की जो टीम थी ना बास्केटबॉल की, उससे रिजेक्ट हुआ था। हैरी पॉटर की जो राइटर है J.K. राउलिंग, वो 12 पब्लिशर्स ने पहले उसको रिजेक्ट किया, उसके बाद जाके वो बुक पब्लिश हुई और वो हिट बनी। तो सक्सेस जो है वो फेल ना होने का नाम नहीं है, सक्सेस नाम है नॉट गिविंग अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेलियर्स तो आएंगे, और जब फेलियर्स आते हैं ना तो फेलियर तब तक अच्छा है जब तक आप उससे सीखते हैं। जब आप फेलियर से सीखते नहीं है तो वो फेलियर फिर एक्चुअली फेलियर है। और सीखने के अंदर भी जल्दी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप एक चीज से बार बार आपको वो फेलियर आ रहा है लेकिन आप उससे सीख नहीं रहे और बहुत देर लगा रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये मैं देखता हूँ फाउंडर्स के अंदर कि अगर वो फेलियर्स आते हैं या चैलेंजेस आते हैं, उसको आप चैलेंजेस भी कह सकते हैं, तो उससे जल्दी सीखना होता है, उसको अडॉप्ट करना होता है और अपने बिजनेस मॉडल को अकॉर्डिंगली, अपनी अप्रोच को, स्ट्रैटेजी को, डिसीजन मेकिंग को अकॉर्डिंगली फिर चेंज करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट मोर फ्रॉम फाउंडर्स इन पाकिस्तान, और स्पेशली जब आप पाकिस्तान जैसी वॉलेटाइल मार्केट में काम करते हैं ना, जहां कंसिस्टेंसी नहीं है चीजों की, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक हो, माइक्रो इकोनॉमिक हो, पॉलिसी लेवल पे हो,
जहाँ पे चैलेंजेस इतने ज्यादा हो, वहां पे तो आपको बहुत ज्यादा एजाइल और फ्लेक्सिबल होना पड़ता है ताकि आप हर किस्म के सिनेरियो के अंदर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें, आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, पिविट करने के लिए आप जो है वो अकोमोडेटिंग हो, डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स कर सकें, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफिकेशन कर सकें टू स्टे अफ्लोट। नाइस। तो दैट वाज लाइक बहुत अच्छा आपने जवाब दिया इसके ऊपर, क्योंकि देखिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं। मैंने भी कुछ अपने अराउंड ऐसे लोग देखे हैं, क्योंकि हमारी स्कूल का भी कुछ ऐसे ही ग्रुप था, लाइक वी ऑल स्टार्टेड, वी ऑल डिड समथिंग। आज उसमें से सिर्फ 3 खड़े हुए हैं कि जो कर रहे हैं, दूसरे 8 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसमें इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड नॉट गिविंग अप एंड लर्निंग फ्रॉम थिंग्स। तो व्हाट वुड बी द वन एडवाइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज़ैबिस के जो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप एक एडवाइस जो उनको देना चाहें, क्योंकि उनको ज़्यादातर को नहीं पता, दे आर लॉस, दे डोंट नो लाइक वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। तो एक एडवाइस जो आप उनके लिए देना चाहें। ये एडवाइस ये है कि जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उतना करें, जितना सीख सकते हैं उतना सीखें, और अपने जहन में एक फिक्स्ड टेम्पलेट या टाइमलाइन ना बनाएं कि जब मैं इस एज का हो जाऊंगा या जब मैं ग्रेजुएट करूंगा तो मुझे यही करना है और मुझे ये समझ आ गया और मेरे पास एक बिजनेस होना चाहिए और मैं ये कर सकूं। आप पहले देखें कि आप ये फिगर आउट करें कि आपको क्या पसंद है, और वो आपकी जो इसको हम कहते हैं कॉलिंग क्या है, व्हाट इज इट, आप किस काम को करने के लिए पैदा किए गए हैं, या आपको क्या लगता है आपका इंटरेस्ट या पैशन क्या है। तो उसको पहले एक्सपेरिमेंट करें, देखें कि क्या काम करने में मजा आ रहा है, किस चीज से आपका पैशन अलाइन होता है। जब आप वो फिगर आउट कर लें, कुछ लोग लकी होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको बहुत जल्दी अपने करियर में समझ आ जाता है कि उनको क्या चीज पसंद है, और वो अपने आगे की जर्नी उसी की तरह तय करते हैं। और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, और दोनों ओके हैं कि कुछ लोग जो है वो शायद 35 साल की उम्र में जाके अपने पैशन के साथ अलाइन होते हैं और फिर उसके अराउंड या तो बिजनेस शुरू करते हैं या उसके अराउंड अपना करियर बनाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मल्टीपल चीजें एक्सपेरिमेंट करेंगे, मल्टीपल तरह के काम करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि मुझे ये चीज पसंद है, और फिर जो चीज आपको पसंद है उस फील्ड के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर अपने करियर को परस्यू करें। और अगर आपको फिर उस फील्ड के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर, अपने उस स्किल सेट के अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नजर आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनके अराउंड आप बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, और आपके पास वो नॉलेज, वो स्किल सेट, वो एक्सपीरियंस है उसको सॉल्व करने का, तो फिर आपको कारोबार की तरफ जाना चाहिए 100%। क्योंकि जो 95% कारोबार फेल होते हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा रीजन किसी भी स्टार्टअप का या कारोबार के फेल होने का होता है, वो होता है इन एक्सपीरियंस के, एक तजर्बा नहीं था। तो तजर्बा बहुत जरूरी है कि अगर आज आप एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं और आपने जिंदगी में रेस्टोरेंट का कोई काम नहीं किया, तो और आपके साथ एक और इंसान शुरू कर रहा है जिसने 10 साल मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में एज अ मैनेजर सर्व किया है, किसके चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा है? उसके जिसका तजर्बा ही नहीं है ना। तो बेसिक चीज है। तो आप जब कारोबार, और पहला कारोबार जो ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जब पहला कारोबार किसी का फेल होता है ना, तो उसमें से मेरे ख्याल से 90% लोग उसके बाद जिंदगी में दोबारा कारोबार नहीं करते। तो इसलिए पहले कारोबार से पहले तो आपने हर चीज एक्स्ट्रा कॉशियसली सोच के, प्लान करके, कैलकुलेटेड तरीके से करनी है, क्योंकि वो आपके लिए डू और डाई सिचुएशन। अगर पहला इंसिडेंट आपके साथ अच्छा नहीं होता और आपका बिजनेस फेल करता है, तो मेजॉरिटी लोग उसके बाद गिव अप कर जाते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू प्लान आउट द थिंग्स दैट दे वांट टू डू एंड फर्स्ट फिगर आउट व्हाट दे वांट टू डू, क्या करना चाहते हैं, उसके अराउंड फिर देखें, एक्सपीरियंस गेन करें, उस फील्ड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी है जिसको वो बिजनेस मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको फिर कन्वर्ट करें और फिर उस चीज को होल हार्टेडली कन्विक्शन के साथ परस्यू करें और ढीठ बन जाए। पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए ढीठ होना जरूरी है, और जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको इश्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही आप ये सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर सकेंगे एंड यू विल नेवर गिव अप। Thank you for this answer, because like that was like really insightful for all the students, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करे बगैर, जो आपकी बात थी, एक जगह कूद जाते हैं एंड देन दे नेवर ट्राई इट। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि टेलीमार्ट has been there for since last 12 years, तो where do you see टेलीमार्ट के, कभी आपने कभी सोचा है बैठ के कि यार टेलीमार्ट को आउटसाइड पाकिस्तान लेकर जाना है या दुबई पे लेकर जाना है या एनीथिंग लाइक दैट? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि यार ग्लोबल ब्रांड बनाना है, ग्लोबल 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 ग्लोबल। तो किसी भी चीज़ में ना इस तरह राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि बिजनेस मॉडल क्या है, उसके डायनामिक्स क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है। आप हर चीज़ को तो ग्लोबल, हाँ सॉफ्टवेयर हाउस की आप बात करेंगे तो ग्लोबल ले जाना बहुत ज़्यादा आसान है, ज़रूरी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आप मार्केटिंग एजेंसी की बात करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करते हैं तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की बात करते हैं तो ये मॉडल इतना आसानी से आप दूसरे ममालिक में लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे डायनामिक्स अलग हैं। यूएई के अंदर नून है, यूएई के अंदर अमेजॉन है, आप इंडिया देखते हैं तो फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर
इंडिया में भी अमेजॉन है, इंडिया के अंदर रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है ई कॉमर्स के अंदर। इसी तरह आप बाकी डेवलप्ड मार्केट्स में जाएंगे तो बेशुमार प्लेयर्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करते सही हैं। बात है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा एंगल हमारे बिजनेस मॉडल के लिए है कि ये मार्केट पाकिस्तान में ही इतनी बड़ी है और इतनी अनटैप्ड है कि जब तक यहाँ पे हम अपने पैर नहीं जमा लेते, इस मार्केट को कैप्चर नहीं कर लेते, सही से सर्व नहीं करते, तब तक हम दूसरे ममालिक में नहीं जाएंगे। एयरलिफ्ट ने पाकिस्तान में 3 या 4 शहर लॉन्च किए थे और उसके बाद फौरन साउथ अफ्रीका लॉन्च कर दिया और वो इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बना बाद में जाके। ओला ने, जो इंडिया का राइड हेलिंग स्टार्टअप है, ओला ने इंडिया के बाद मल्टीपल यूके और पता नहीं कौन कौन से ममालिक में लॉन्च कर दिया। और अभी आप लास्ट ईयर का आर्टिकल पढ़ें कि ओला ने अपने इंडिया के अलावा सारे ऑपरेशन शट डाउन कर दिए और यही साइट किया कि ग्लोबल एक्सपेंशन उनको मैनेज करना, वहां के कल्चरल नॉर्म्स को, वहां के कंज्यूमर माइंडसेट को समझना, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है और वो इंडिया फोकस्ड ओनली हो गए। तो ये अप्रोच बहुत जरूरी है कि बिजनेस मॉडल को देखते हुए सोचा जाए कि ग्लोबल एक्सपेंशन फायदेमंद है या नहीं है। ये तो बात मैं आपकी बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि देखिए ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं पेप्सी जैसे ब्रांड या कोको कोला जैसे ब्रांड को भी दूसरी कंट्रीज में कहीं ना कहीं एक कल्चर नॉर्म बहुत गंदा फेस करना पड़ा। लाइक एक ऐड जो लोगों ने पाकिस्तान के लिए बनाई, अगर वही ऐड वो इंडिया में चला देंगे तो उनको पता नहीं क्या ही बैकलैश मिलेगा। तो ये तो आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि पेप्सी, कोको कोला, लेस को भी फेस करना पड़ा था और कपल ऑफ अदर ब्रांड्स दे आल्सो फेस द सेम थिंग। और उसके अलावा आप मुझे बताएं, आजकल मार्केट में हम लोग एक बहुत ज़्यादा एक आया हुआ वेव ऑफ एआई। तो डू यू गाइस सी के यार हम लोग एआई को टेलीमार्ट में कहीं पे यहाँ पर यूज़ करेंगे या कुछ हम लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग एआई? बिल्कुल, देखें एआई के मल्टीपल जो है वो एप्लीकेशंस हैं जो आपके कारोबार में आ सकती हैं, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट या सर्विस फ्रंट के ऊपर हों, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड एआई का यूज़ केस हो कि आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं, उसमें एआई किस तरीके से आपकी टारगेटिंग को बेटर कर सकता है, आपके रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है। इसी तरह ऑपरेशंस के अंदर बहुत हद तक ऑटोमेशन आ चुकी है। तो एआई इज़ अ ग्रोइंग फिनोमिनन एंड आई थिंक इट्स हियर टू स्टे। जिस तरह बाकी इतनी सारी चीज़ें टेक में आती हैं और मेटावर्स और एनएफटीज और क्रिप्टो और इस तरह के जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो रॉबस्ट चीज़ रिसेंटली आई वो एआई है, विच इज़ हियर टू स्टे, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बहुत क्लियर है और एप्लीकेशन या उसको जो उसकी यूजेबिलिटी है वो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स है, वो सिर्फ एक मखसूस सेक्टर के लिए नहीं है। वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप जो इंडस्ट्री उठा के देख लें, जो आप इनफैक्ट अपने पर्सनल लाइफ के अंदर जितने कंपोनेंट्स उठा के देख लें, उसमें भी एआई का बहुत जो है वो प्रोमिनेंट यूज केस है, जिसकी वजह से एआई को कोई भी ब्रांड इग्नोर गोइंग फॉरवर्ड नहीं कर सकता। और कंज्यूमर फेसिंग और ई कॉमर्स से रिलेटेड ब्रांड्स के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब तो आपको पता है ग्राफिक्स के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, कंटेंट कॉपीराइटिंग के अंदर, चैटबॉट्स के अंदर एआई का मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट यूज केस सामने आया है। मार्केटिंग में तो इतना ज़्यादा है, क्योंकि मार्केटिंग में इट्स लाइक अपनी वेबसाइट प्लग इन करें, आपने सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं वो डालें और आपको पूरी की पूरी एक ऐड बना के दे देगा कि यार ये ऐड है, ये चलाओ, ये आपके कीवर्ड्स होने चाहिए एंड यू गुड टू गो। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो creative.ai ये वो बहुत सारे आ गए हैं अब तो। और उसके अलावा लेट्स सपोज अब आप यहाँ से गए उठ के और लेट्स सपोज रात को टेलीमार्ट बंद हो जाता है, तो व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट मूव? टेलीमार्ट पार्ट 2। टेलीमार्ट पार्ट 2? Yes. So you're gonna bet everything again? Yes. Because of the learnings that we have had in the past 11 years, we are better. क्योंकि देखिए, this is something that I'm extremely passionate about. और उसमें कन्विक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके से बिजनेस मॉडल किया ही नहीं है। पाकिस्तान में आप मुझे एक चेन ऑफ स्टोर्स बता दें जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम कर रही हो और ओमनी चैनल हो। यूएस के अंदर बेस्ट बाय है, इंडिया के अंदर रिलायंस डिजिटल और क्रोमा है। आप वियतनाम जाते हैं, वहाँ पे एक कंपनी है जियो डिडोंग के नाम से। आप यूके के अंदर जाते हैं, वहाँ पे करीज है। आप यूएई के अंदर जाते हैं, वहाँ पे शर्रफ डीजी है। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल चेन अक्रॉस पाकिस्तान विच इज ओमनी चैनल? सो द अपॉर्चुनिटी दैट वी आर टैपिंग, वी आर एक्सट्रीमली कन्विक्टेड इन दैट मॉडल कि यार ये चीज़ हमें करनी है और इसके अंदर स्कोप है, इसका यूज केस है। और उसके लिए हमने अपनी ज़िंदगी के कहते हैं ना एक डेकेड दे दिया, एक दिहाई ज़िंदगी की दे दी है। तो दिस इज़ समथिंग जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और इसके अंदर जो इनोवेशंस भी हम लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम मार्केट को, ओवरऑल मार्केट को भी ग्रो करने की बात कर रहे हैं। हमजा भाई, ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हम लोगों ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन बहुत हाइक पे गई है। मतलब जो चीज़ आज से कोई 3 साल पहले 100 रुपये की मिलती थी वो आज 150 पौने 200 की है। तो मतलब आप लोग जो एक लग्जरी गुड मैं बोलूँगा बेचते हैं, जो कि एक नेसेसिटी नहीं है, लाइक रोटी कपड़ा उन सब चीज़ों से हट के है थोड़ा बहुत, और एक लग्जरी आइटम लाइक आईफोन हो गए या आप लोग की कॉस्मेटिक्स हो गए या कोई भी सेगमेंट हो गया, तो उसमें आप लोग को
क्या उसका इम्पैक्ट आया इन्फ्लेशन का? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है कि पाकिस्तान जैसी मार्केट में अगर आप कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं और आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो बेसिकली इसेंशियल नेसेसिटीज़ में से नहीं है, कि आप एजुकेशनल सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, कि आपका स्कूल है या आप ग्रोसरी की बास्केट में नहीं आते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर के डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आते हैं कि वो उसको लेना चाहे या उसको डिले भी कर सकता है। तो वो परचेजिंग पावर ने बहुत बड़ा हिट लिया है। और तमाम कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड्स ने, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, सैलून हो, ई कॉमर्स हो, रिटेल ब्रांड्स हो, उनका एक हिट उनको मिला। आई वॉज स्पीकिंग टू समवन 2 दिन पहले ही, और उन्होंने कहा कि रमज़ान का जो सीज़न हमारा होता है आखिरी के 15 दिन, वो उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह हमारा पिछले साल या उससे पिछले सालों में हुआ करता था। बिल्कुल सही बात। तो हमारे लिए देखें, हर चैलेंज जो है एक अपॉर्चुनिटी है। तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे और महंगाई कम होगी और चीज़ें बेहतर होंगी तो हम उसको फिर उसके बेनिफिट्स लेंगे। तो हमने चीज़ें अपने हाथ में ली कि हम क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर। तो हमें जो एक चीज़ नजर आई जो ग्लोबली बहुत हो रही थी और पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, कि ग्लोबली कोविड के बाद बहुत इन्फ्लेशन का प्रेशर आया और ग्लोबली बहुत बड़े बड़े इंस्टॉलमेंट्स के और बाय नाउ पे लेटर के सोल्यूशन आए। क्लारना, आफ्टर पे और इस तरह की बेशुमार कंपनीज हैं जो कस्टमर्स को ईजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स दे रही थी। पाकिस्तान में नहीं था। तो हमने जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम करना शुरू किया पिछले 2-3 सालों के अंदर। और आज हम अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, अपने ऑफलाइन स्टोर्स के ऊपर पाकिस्तान के तमाम बैंक्स के क्रेडिट कार्ड यूजर्स को इंस्टॉलमेंट देते हैं। क्रेडिट कार्ड यूजर सिर्फ 8 लाख है पाकिस्तान में, 8 लाख के करीब होंगे यूनिक। लेकिन ये बहुत बड़ी मार्केट नहीं थी। फिर हमने इसके ऊपर और एफर्ट करी और अब हम पाकिस्तान के 4 करोड़ डेबिट कार्ड यूजर्स को भी टेरीमार्ट पे इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन देते हैं। फिर हमने कहा नहीं, यहां पर भी नहीं रुकना, जिसके पास अगर डेबिट कार्ड भी नहीं है उसको कैसे एंटरटेन करें। और फिर हमने जैस कैश के साथ मिलकर माशाल्लाह पाकिस्तान का अपनी नौयत का पहला इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जो हमारी वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पे है, जहां पे जैस कैश के 4 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स जो है, जो उनके वॉलेट होल्डर्स हैं, वो टेरीमार्ट की वेबसाइट या टेरीमार्ट के ऑफलाइन स्टोर से इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इंस्टॉलमेंट है, नहीं है क्रेडिट कार्ड तो डेबिट कार्ड से आप इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। डेबिट कार्ड भी नहीं है तो आप जैस कैश का वॉलेट बना के इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। तो हमने वो सेगमेंट को टैप किया ताकि कंज्यूमर्स की अफोर्डेबिलिटी को सॉल्व किया जा सके। और वो हम इसलिए कर पाए कि टेरीमार्ट ने एक ऐसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी के राइट्स लिए पाकिस्तान के लिए, जिससे आप स्मार्टफोन फाइनेंसिंग कर सकते हैं। कि आप उस रिस्कीयर सेगमेंट को, जिसको कोई फाइनेंसिंग नहीं करता, जिसके आपके पास डेटा नहीं है या कोलैटरल नहीं है, तो आप उस टेक्नोलॉजी के जरिए स्मार्टफोन फाइनेंसिंग कर सकते हैं और आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और इस टेक्नोलॉजी को लेकर हम इन प्लेयर्स के पास, इन फिनटेक्स के पास और इस तरह के लोगों के पास गए कि अब आप सेफ तरीके से जो है वो लेंडिंग कर सकते हैं स्मार्टफोन के लिए भी। तो हमने इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए, इंस्टॉलमेंट को फरोग देने के लिए और ग्रोथ को अपनी इंश्योर करने के लिए ये इनिशिएटिव्स हैं जो लिए, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव है। नाइस। आपने बोला मतलब सिक्योर लैंडिंग, तो लैंडिंग सिक्योर कैसे? क्योंकि पाकिस्तान की अवाम है, मतलब ये वो कौम है, मतलब जिस सिम से 2 दफा एडवांस ले सिम बंद कर देती है। तो आप उनसे मतलब कैसे वापस पैसे निकलवाएंगे? तो हमारे पास जो मोबाइल ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है उसके जरिए हमने ये इंश्योर किया कि हमने ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी के राइट्स लिए, और वो टेक्नोलॉजी दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है। उस टेक्नोलॉजी के जरिए आप जब किसी को फाइनेंसिंग के ऊपर स्मार्टफोन देते हैं, तो अगर आपका जो कस्टमर है वो टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करता, तो आप उसको रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सही है। और अगर उसके बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आप उसके फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप कस्टमर को रिमाइंडर्स भी भेज सकते हैं, उसके फोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं, और उसमें इस तरह की चीजें और फीचर्स भी हैं कि कस्टमर अपने फोन को रीसेल भी नहीं कर सकता जब तक वो आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी पे ऑफ नहीं करता। और ये टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनेंशियल सेक्टर में तो बहुत सारे बैंक्स को, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को, फिनटेक्स को और MFIs को दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक इनफॉर्मल लेंडिंग का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, जो दुकानदार हैं इंस्टॉलमेंट्स के, जो आपको पता है, जो बेशुमार शहरों में फैले हुए हैं, जो देसी तरीके से इंस्टॉलमेंट्स देते हैं कंज्यूमर्स को, हमने उनको भी साइन अप किया हुआ। और इस वक्त 200 से ज्यादा दुकानें हैं पूरे पाकिस्तान में जो टेरीमार्ट की ये मोबाइल ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपने एरिया में, अपने छोटे शहरों में, गांव देहातों में, कस्बों में स्मार्टफोन फाइनेंसिंग पर दे रहे हैं। और अगर उनका कंज्यूमर पे नहीं करता टाइम पे, तो वो उस टेक्नोलॉजी का फायदा ब्लॉकेज की सूरत में हासिल कर सकते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जो हम डेवलप कर रहे हैं, और उसकी वजह एक है। वो वजह ये है, उसके पीछे एक इनसाइट थी जिसकी वजह से टेरीमार्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हेवीली फोकस हुआ, और जिसकी वजह से टेरीमार्ट ने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया। क्योंकि आज आपको और आपके व्यूअर्स को जान के ये ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान में अराउंड 50% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन टुडे, 50% से जायद अडल्ट पॉपुलेशन के पास आज भी पाकिस्तान में स्मार्टफोन नहीं है।
50%? जी। तो अगर 50% लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे आएंगे, वो टेक सेवी कैसे होंगे, वो डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा कैसे बनेंगे, वो जितनी भी ऐप बेस्ड बिजनेसेस हैं, चाहे वो बैंकिंग एप्स हो, राइड हेलिंग एप्स हो, फूड डिलीवरी एप्स हो, एजुकेशनल एप्स हो, एंटरटेनमेंट एप्स हो, जब स्मार्टफोन अब एक नेसेसिटी बन गया है, लग्जरी नहीं है। यूएई के अंदर जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन रेट है वो 98% के अराउंड है। Wow. 98% ऑफ पीपल इन यूएई ओन अ स्मार्टफोन। पाकिस्तान में 50% है स्मार्टफोन पेनिट्रेशन रेट। तो अगर स्मार्टफोन की फाइनेंसिंग, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अफोर्डेबिलिटी। लोगों के पास स्मार्टफोन इसलिए नहीं कि उनको चाहिए नहीं, उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि इतने महंगे हैं। तो हम अफोर्डेबिलिटी को सॉल्व कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए और अपने पार्टनरशिप के जरिए, ताकि हर उस इंसान के पास भी स्मार्टफोन है जो आज फीचर फोन इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब स्मार्टफोन आएगा ना तो उससे उसके लिए दुनिया खुल जाएगी। वो उससे स्मार्टफोन को एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, रोजगार के लिए इस्तेमाल कर सकता है, फ्रीलांसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, Nice. बैंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा अगर हम अपना रोल प्ले कर सकें सबसे पहले कि स्मार्टफोन उसके हाथ में पहुंचा दें, और उसके लिए हम ये तमाम तर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब देखिए वर्ल्ड वाइड तो इसकी एक अडॉप्टेबिलिटी समझ में आती है मुझे कि हाँ लोगों ने अडॉप्ट करा, लेकिन पाकिस्तान है ये, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप लोग के पहले कितने टाइम से ये सिस्टम चल रहा है आप लोग का? ये हमें 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2 साल से। और लाइक हाउ मेनी कस्टमर्स यू गाइस हैव सर्व्ड? हमने अभी तक ऑलमोस्ट 20,000 प्लस कंज्यूमर्स के लिए स्मार्टफोन फाइनेंस किए इस टेक्नोलॉजी के जरिए। ओके, क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में व्हाइल यू वाज जस्ट टेलिंग अबाउट दिस, मैं आया कि यार पाकिस्तानी अवाम है, मतलब यहाँ से बेच देंगे तो अफगानिस्तान निकल जाएगा, पूरा फ़ोन खुल जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की ब्यूटी यही है कि ये टेक्नोलॉजी बनी ही डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, जहाँ पे क्रेडिट स्कोरिंग का कोई मॉडल नहीं है, जहाँ पे फाइनेंसिंग एट लार्ज नहीं हो रही है, जहाँ पे उस सेगमेंट को टारगेट करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो मासेज है, जो सबसे ज्यादा रिस्की सेगमेंट है। तो जब उसको जहन में रखते हुए टेक्नोलॉजी बनाई गई है तो उसमें सारे एंगल्स कवर किए गए कि वो किसी भी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट या मैनिपुलेट ना कर सके कस्टमर, कि वो फोन रीसेल ना कर सके या वो कोई और ऐसी चीज ना कर सके जिससे वो टेक्नोलॉजी को वो बाईपास कर सके। तो वो बड़ी डिटेल्ड थोरो टेक्नोलॉजी है जो ग्लोबली जो है वो एक्नॉलेज्ड है, और ग्लोबली इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आज तक 2.25 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स फाइनेंस किए जा चुके हैं, और $2 बिलियन के करीब की वैल्यू के स्मार्टफोन्स इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फाइनेंस किए जा चुके हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है जिसको पाकिस्तान में पहली दफा टेलीमार्ट लेकर आया, और हमने इसके एक्सक्लूसिव राइट्स लिए ताकि हम उसका बेनिफिट खुद भी ले सकें, अपने फाइनेंसिंग पार्टनर्स को भी दे सकें, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उस तक ये बेनिफिट पास ऑन कर सकें। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि आप लोगों ने, मतलब आप लोग काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। फर्स्टली आप लोगों ने रीसेलर प्रोग्राम निकाला, अब ये, तो फर्स्टली हैट्स ऑफ ऑन दैट पार्ट। अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाने वाले हैं हमारे एपिसोड के, दैट्स रैपिड फायर। आई विल बी आस्किंग यू कपल ऑफ क्वेश्चंस, और इनको जो फर्स्ट आपके दिमाग में चीज़ है उसका आपको जवाब देना है। तो फर्स्टली लास्ट थिंग दैट यू गूगल्ड। तो ये मुझे थोड़ा याद नहीं है, इसके लिए मुझे मोबाइल फ़ोन देखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक अपनी ही वेबसाइट की कोई चीज़, मैं एसईओ की रैंकिंग चेक कर रहा था तो मैंने कोई कीवर्ड सर्च करके देखा था कि रैंकिंग हमारी उस कीवर्ड के ऊपर क्या आ रही है। ओके, नाइस। वर्स्ट कस्टमर डीएम? वो बता नहीं सकते, आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। Okay, so would you rather prefer to be rich and hated by people or poor and loved by people? देखिए, इसके लिए बड़ी कोई मशहूर कहावत थी कि अगर रोना ही है तो अगर आप अपनी फरारी में बैठ के रोएंगे तो शायद वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर फील होगा। तो मैं इसका रियलिस्टिक आंसर दूंगा, फिलोसॉफिकल नहीं दूंगा। हैप्पीनेस मैटर करती है, लेकिन आपकी जो इस वक्त ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन रिच वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। Okay, nice. और एक स्टार्टअप पाकिस्तान का जो आप बोलोगे यार बहुत ओवररेटेड है लेकिन बेकार है? नहीं बता सकते, उस कम्युनिटी का हिस्सा है, हम कहीं ना कहीं टकराते लोगों से, तो आई वुड रादर रिजर्व माय आंसर ऑन दैट। Okay. दराज और टेलीमार्ट? ऑब्वियसली टेलीमार्ट। Nice. Money, power or peace of mind? What would you pick? पीस ऑफ माइंड। Peace of mind. Okay. बट अभी तो आपने बोला था कि मनी मैटर्स मोस्ट। लेकिन अभी आपने ये नहीं कहा कि पीस ऑफ माइंड विदाउट मनी या पुअर एंड पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड होगा तो जो आपने पावर और मनी कहा वो आ जाएगा। Okay. क्योंकि ओनली अ माइंड व्हिच इज पीसफुल विल बी एबल टू जनरेट पावर एंड मनी फॉर। Nice. Good answer. Yeah. Okay. Who's more badass, like you or Ahmed bhai? Depends. Depends on what? Depends on your question. किस चीज में badass? ऐसे ही मतलब एवरीडे लाइफ में, मतलब स्पॉन्टेनियस के यार खड़े खड़े सुना दी। टैग टीम पार्टनरशिप आप कह रहे हैं? टैग टीम पार्टनर, दोनों पकड़ के धो दे दो जो आता है। नाइस। आप अपने लीडरशिप स्टाइल को एक वर्ड में कैसे बताएंगे? लीडरशिप स्टाइल को एक वर्ड में कहेंगे, सबको अथॉरिटी देना। दैट्स माय लीडरशिप स्टाइल। तो हम कोई भी काम करते हैं, मशवरा भी करते हैं अपने एम्प्लॉइज से,
और उनको हमेशा कहते हैं कि आप कोई अथॉरिटी है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, आप इनोवेशन लेकर आएँ, आप डिसीजन मेकिंग करें। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, जहाँ पे हम इनकरेज करते हैं अपने तमाम फैमिली को, अपने एम्प्लॉयज़ को, कि आप जिस तरह से भी सोचना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि हम इतनी मल्टीपल कैटेगरीज में, इतने मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स में, इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स के अंदर डाइवर्सिफाई किया, वो इसीलिए कर पाए क्योंकि हमने एक ओपन अप्रोच रखी कि जहाँ पर हम एक ही चीज़ को सिर्फ काम नहीं करते हैं, हम ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, हम डिस्कशंस को प्रमोट करते हैं, हम ओनरशिप को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यू करते हैं। माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट्स योर बिगेस्ट रिग्रेट इन अ बिजनेस सो फार? None. I think everything happens for a reason, और उसमें हम कहते हैं ना, शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुक्र करते हैं कि हम जिस भी जर्नी से के थ्रू गुजर के आए हैं वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और नो रिग्रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये तो देखिए एक डिप्लोमेटिक आंसर हो गया, बट एक चीज़ हुई होगी इसके बाद आपने रात में बोलोगे यार काश ये नहीं होता तो आज ये हो जाता। देखिए रिग्रेट, अगर मेजर रिग्रेट की बात करें तो वो एक ये रिग्रेट हो सकता है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि उस वक्त जो है ना वो ना रिसोर्सेज थी, ना इकोसिस्टम था। तो काश अगर उस वक्त हम स्टार्ट करते और वो मेंटोर्स होते और ये पॉडकास्ट और इस तरह की चीज़ें होती एक्सेसिबल, तो शायद हम बहुत अलग इक्वेशन पे होते। लेकिन देखो उसका एक फ्लिप साइड भी है कि फिर हम अर्ली मूवर एडवांटेज नहीं ले सकते थे ना। फिर टेलीमार्ट जैसे कोई और आ चुका होता, अर्ली मूवर एडवांटेज नहीं ले सकते। तो अर्ली मूवर एडवांटेज कभी कभार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फूड पैंडा है, फूड पैंडा के बिजनेस मॉडल में आप मुझे बताएं क्या एक चीज़ यूनिक है? कुछ भी नहीं। फूड डिलीवरी जो है, अगर फूड डिलीवरी की बात करें, कोई बहुत ज़्यादा यूनिक बिजनेस मॉडल तो नहीं कि जो कोई कॉपी ना कर सकता हो, लेकिन फूड पैंडा आज तक अपने अर्ली मूवर एडवांटेज का बेनिफिट उसको मिला है और उसकी एग्जीक्यूशन का भी मिला है। ऑब्वियसली करीम नाउ भी आया, ईट मुबारक आया, करीम नाउ आया, बहुत लोग आए जिन्होंने ट्राई किया, लेकिन कोई नहीं कर सका। क्रेव मार्ट आया, पता नहीं कौन कौन सा फूड डिलीवरी में नहीं थे ना। फूड पैंडा की फूड डिलीवरी वर्टिकल की अगर हम बात, क्योंकि पांडा मार्ट भी इनका भी काफी एक अच्छा सेगमेंट बन गया है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो बहुत दफा आपको बेनिफिट करता है। तो इसलिए मैं रिग्रेट अगर कहता भी हूँ कि उस वक्त ये इकोसिस्टम नहीं था, तो उसका फ्लिप साइड ये है कि अगर उस वक्त ये इकोसिस्टम नहीं था तो उसका फायदा ये भी हमें मिला कि हम अर्ली मूवर एडवांटेज मिला हमें, और हमने ऑन ग्राउंड हर चीज़ को बनाया, ग्राउंड अप गिर के सीखा, जिसकी एक वर्थ है जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती है ना। जो कहते हैं ना कि आप नॉलेज तो अक्वायर कर सकते हैं, विजडम अक्वायर नहीं कर सकते। तो हमें वो विजडम मिला वहाँ से। नॉलेज शायद अब बड़ी आसान है लोगों को मिलना, लेकिन विजडम हमारा डेवलप हुआ इस वजह से कि हमने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई, बहुत ज़्यादा नुकसान किए, बहुत ज़्यादा चीज़ें गिर के सीखी, लेकिन उससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिट और विजडम मिला, जिससे हम आज ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है। और हमारी वाइल लाइक यू वर कमिंग, तो हमारी एक बात हो रही थी कि आपके पास कुछ ज़ैबिस के अलुमनाई भी काम करते हैं, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? और अगर आपको वापस एक और कोई बच्चा ज़ैबिस से हायर करने का मौका मिले तो वुड यू बी लाइक यार करना है नहीं करना? नहीं, बिल्कुल करना है। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ज़ैबिस्ट के साथ वो हमेशा बहुत प्लेजेंट रहा है। चाहे वो इंटर्नशिप भी हमारे पास ज़ैबिस्ट के स्टूडेंट्स आए हों, चाहे वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास ज़ैबिस्ट के स्टूडेंट्स आए हों, और अभी जो करंटली हमारे पास ज़ैबिस्ट के ग्रेजुएट्स हैं जो हमारे साथ हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फिनोमिनल तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और आजकल की जो जेन ज़ी है उसमें हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वो बड़े क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स और इनोवेटिव चीज़ें लेकर आते हैं, जो हमारे लिए बड़ा एक फ्रेश चेंज होता है। हमारा एक सोचने का अंदाज डेवलप हुआ हुआ है जो थोड़ा कन्वेंशनल शायद हो गया हो। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फ्रेश ओपिनियन, fresh input, fresh feedback from Gen Z, recent graduates, alhamdulillah. But you're still pretty young, so yeah. Just don't. But there's always room for learning. So the first step for you to learn is to know what you don't know. तो हम हमेशा जो कहते हैं ना, लर्निंग का अमल जो है कब्र तक जारी रहता है। और हमारे जो कैप्टन रिजवान साहब उन्होंने भी कहा है या तो विन होता है या तो लर्न होता है। हमारे केस में तो हम लोग जो है वो या तो विन करते हैं या तो फेलियर से लर्न करते हैं, और या तो इस तरह के ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ हम लोग जब उनके साथ बैठते हैं तो उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो कभी भी आपका नो इट ऑल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा किसी न किसी से कुछ न कुछ आप ज़रूर सीखते हैं। दैट इज़ हाउ द अप्रोच शुड बी फॉर एनीवन एंड एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच हमजा वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन बोर्ड। इट वाज लाइक रियली नाइस वन। आपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करे, काफ़ी हमको नई बातें बताई। हम लोग को ओमनी चैनल का जो आप लोग का एक एक्सक्लूसिव चीज़ है वो सीखने को मिला। हमारी ऑडियंस को आपके रीसेलर प्रोग्राम के बारे में मालूम हुआ, जिससे लोग बहुत सारे बच्चे एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। बहुत शुक्रिया।